Hello everyone, welcome to CBL UPSC and welcome to our new series of weekly current affairs. So guys, from today onwards we are going to start with a weekly current affairs series for environment as well. Why? Well, environment, as you guys all know, that it's very important. Environment से related UPSC prelims में तो खासकर बहुत ज्यादा questions आते ही हैं, UPSC mains में भी बहुत ज्यादा questions आ जाते हैं. ठीक है, तो इसीलिए एनवायरमेंट रिलेटेड करंट अफेयर्स पे नजर रखना हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है. Make sense? And that is precisely why we have come up with the environment related current affairs series. So from now onwards, every week there will be one video related which will cover actually all the latest developments in the field of environment in the past week. In this current video, we'll study environment related current affairs from 2nd of July to 8th of July. All right. Now, before starting the discussion on these environmental issues, let's take a look at the sources that we are going to cover for this series. ठीक है, कौन से सोर्सेज को हम रेफर करेंगे? जैसा कि हमेशा की तरह हर वीडियो में आप देख ही रहे हो, हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस तो कवर हो ही रहा है, बट एनवायरमेंट के लिए एक और सोर्स है जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, और वो कौन सा सोर्स है? करंट अफेयर्स के लिए स्पेशली डाउन टू अर्थ मैगजीन. Now, Down to Earth is a fortnightly magazine, यानी कि हर 14 दिन में ये मैगजीन आती है, और इस मैगजीन में बहुत सारे एनवायरमेंट रिलेटेड करंट अफेयर्स इश्यूज जो हैं, करंट इश्यूज जो हैं, वो डिस्कस होते हैं. इस मैगजीन के आर्टिकल्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, अगेन प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए. एक और चीज, ये जो डाउन टू अर्थ मैगजीन है ना, इनकी अपनी एक वेबसाइट भी है. उस वेबसाइट में डेली कुछ आर्टिकल्स आते हैं. तो हमारी ये जो वीडियो सीरीज होगी ना एनवायरमेंट रिलेटेड करंट अफेयर्स की, इसमें हम डाउन टू अर्थ मैगजीन एज वेल एज वेबसाइट दोनों कवर करेंगे. बस इतना ही होगा. वैसे कभी कभार किसी सोर्स में, किसी और मैगजीन में अगर कोई एनवायरमेंट रिलेटेड आर्टिकल आया था तो वील कवर इन आवर वीडियोस, बट जनरली अगर मैं बात करूं, ज्यादातर होगा, अगर देखें तो हम यही 3 सोर्सेज कवर करेंगे, और एनवायरमेंट रिलेटेड करंट अफेयर्स के लिए यही 3 सोर्सेज ही आपके लिए इनफ है. ऑलराइट, चलिए, अब हमें पता तो चल गया हम सोर्सेज कौन से कवर करेंगे. अब हम देखते हैं आज की वीडियो में कौन से इश्यूज को डिस्कस किया जाएगा. काफी ज्यादा न्यूज आ रही है लोकस्ट अटैक्स पे, लोकस्ट अटैक्स एंड इश्यूज एसोसिएटेड विद इट. अभी फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, जो यूनाइटेड नेशंस की एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसने इंडिया को वार्न करा है कि इंडिया में एक मैसिव लेवल का लोकस्ट अटैक हो सकता है. अब लोकस्ट कौन होते हैं, लोकस्ट अटैक क्या होता है, और इससे हमें प्रॉब्लम क्या है, ये सारा हम आज की वीडियो में कवर करेंगे. देन आपको याद होगा पॉलिटी की जो वीडियो आई थी, उसमें हमने ड्राफ्ट एनवायरमेंट इंपैक्ट असेसमेंट नोटिफिकेशन जो 2020 में रिलीज हुई है, उस पे बात करी थी, राइट. उससे रिलेटेड ना अभी रिसेंटली और डेवलपमेंट्स हुई हैं. ड्राफ्ट एनवायरमेंट इंपैक्ट असेसमेंट नोटिफिकेशन जो पॉलिटी की वीडियो में डिस्कस करी थी, उससे रिलेटेड अभी रिसेंटली और डेवलपमेंट्स हुई है. तो मैंने सोचा कि हम इसे एनवायरमेंट के टॉपिक में ही कवर कर लेते हैं. ठीक है, बिकॉज आफ्टर ऑल एनवायरमेंट आ ही रहा है, वर्ड एनवायरमेंट से रिलेटेड ही है, तो इसीलिए इसे एनवायरमेंट के टॉपिक में हम कवर कर लेंगे, एनवायरमेंट के करंट अफेयर सीरीज में कर लेंगे. तो इससे रिलेटेड जो नई डेवलपमेंट्स हुई हैं वो देखेंगे. देन अभी रिसेंटली पता चला है कि एक रेलवे प्रोजेक्ट है जो गोवा वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी को हार्म पहुंचा सकता है. तो वो क्या कंट्रोवर्सी है? रेलवे प्रोजेक्ट रिंग्स ग्रीन अलार्म इन गोवा वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी. गवर्नमेंट ने अप्रूवल दे दिया है, बट एनवायरमेंटल एक्टिविस्ट कह रहे हैं कि इससे वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी को नुकसान होगा. ठीक है, नेक्स्ट, ये जो दोनों आर्टिकल्स है ना, ये दोनों 4th और 5th, ये डाउन टू अर्थ में दिए हुए थे. तो ये ना हिंदू में है ना इंडियन एक्सप्रेस में है, ये डाउन टू अर्थ मैगजीन में आर्टिकल्स हैं. ठीक है, कौन से? कंट्रीज मूव अवे फ्रॉम कोल इवन एज इंडिया मूव टुवर्ड्स इट. क्लियर? ये थोड़ा सा सॉरी रिपीट हो गया. कंट्री मूव्स अवे फ्रॉम कोल इवन एज इंडिया मूव टुवर्ड्स इट. मतलब कि दुनिया की सारी दुनिया कोल से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करना बंद कर रही है, बट इंडिया और ज्यादा प्रोड्यूस कर रहा है. एंड लास्ट वुड बी सोलर पावर टैरिफ हिट्स रिकॉर्ड लो. यानी कि जो सोलर एनर्जी से हम इलेक्ट्रिसिटी बना रहे हैं उसके प्राइसेस बहुत ज्यादा कम हो चुके हैं. ठीक है, तो ये दोनों जो डाउन टू अर्थ आर्टिकल्स है ना, इन्हें एज इट इज देख लेंगे. डाउन टू अर्थ के आर्टिकल्स मैंने क्या करा हुआ है, मैंने डाउन टू अर्थ के आर्टिकल्स का ही स्क्रीनशॉट लिया हुआ है, उसी को ही डायरेक्टली क्लास में ही हम पढ़ लेंगे. ऑलराइट, चलिए, तो हमने देख लिया कौन से इश्यूज विल कवर. नाउ विदाउट फर्दर ड्यू लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट टॉपिक, व्हिच इज लोकस्ट अटैक्स एंड इश्यूज एसोसिएटेड विद इट. नाउ अभी रिसेंटली फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन ने कहा है कि लोकस्ट का अटैक बहुत ज्यादा हो सकता है इंडिया में. लोकस्ट होते क्या है, यहां पे आप पिक्चर देख सकते हो, डेजर्ट लोकस्ट. क्लियर?
बट इससे रिलेटेड जो दो आर्टिकल्स है ना जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट होंगे वो होंगे, एक तो डाउन टू अर्थ मैगजीन में आर्टिकल आया है रिलेटेड टू लोकस्ट स्वॉर्म इन्वेजन द विंड फैक्टर। ये एक्सप्लेन करता है कि लोकस्ट का अटैक इंडिया में होगा क्यों, राइट। और दूसरा आर्टिकल हमारी डिस्कशन के लिए जो इंपॉर्टेंट होगा वो होगा इंडियन एक्सप्रेस में जो आया है। इंडियन एक्सप्रेस की एक्सप्लेन्ड सीरीज है द डिफरेंस बिटवीन अ लोकस्ट प्लेग, अपसर्च एंड आउटबर्स्ट, ठीक है, आउटब्रेक, आई एम सॉरी। तो ये दोनों आर्टिकल्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट होंगे और इन्हीं दोनों की आर्टिकल्स की डिस्कशन हम करेंगे। बट बिफोर स्टार्टिंग द डिस्कशन ये जान लेते हैं कि लोकस्ट होते क्या है, व्हाट आर लोकस्ट। वेल, पिक्चर तो अभी थोड़ी देर पहले आपने देख ली। लोकस्ट ना ग्रास हॉपर्स ही होते हैं एक तरह से। ग्रास हॉपर्स आपने देखे होंगे समर्स में या मॉनसून सीजन में काफी दिख जाते हैं। तो लोकस्ट बिल्कुल ये ग्रास हॉपर्स होते हैं। अब लोकस्ट की खास बात पता है क्या है? लोकस्ट जो होते हैं ना जनरली अलोन, अकेले ही रहते हैं। बट अगर इन्हें फेवरेबल कंडीशंस मिल जाएं, बिल्कुल फेवरेबल कंडीशंस मिल जाए, तो ये बहुत ज्यादा ब्रीड करना शुरू कर देते हैं, बहुत ज्यादा ब्रीड करना शुरू कर देते हैं और बहुत ज्यादा इकट्ठे होना शुरू कर देते हैं। जब ये इकट्ठे होना शुरू कर देते हैं, बहुत ज्यादा इकट्ठे होना शुरू हो जाएंगे, ग्रुप बिहेवियर शो करना शुरू कर देंगे, फिर ये माइग्रेट करना शुरू कर देते हैं टुवर्ड्स ग्रीनर पैस्चर्स। यानी कि ये जो ग्रास हॉपर्स होते हैं, लोकस्ट होते हैं, ये घास या लीफी चीजें ही खाते हैं, लीव्स वगैरह ही खाते हैं, प्लांट्स बेसिकली खाते हैं। अब क्या होगा कि वैसे तो ये अलोन वगैरह रह रहे हैं, आराम से रह रहे हैं अपना, कुछ किसी को नहीं कह रहे और एक साथ इकट्ठे भी नहीं हो रहे। बट अगर सर्टेन कंडीशंस, जो क्लाइमेटिक कंडीशंस है, वेदर कंडीशंस है, इनके लिए फेवरेबल हो जाती है, एकदम से पता नहीं इन्हें क्या हो जाता है, ये सारे बहुत ज्यादा ब्रीड करना शुरू कर देते हैं और ग्रुप में इकट्ठा होना शुरू कर देते हैं। और फिर जब ये ग्रुप में इकट्ठा हो जाते हैं, उसके बाद ये क्रॉप्स वगैरह खानी शुरू कर देते हैं, लीव्स खाने शुरू कर देते हैं, प्लांट्स खाने शुरू कर देते हैं और ग्रुप में खाना शुरू कर देते हैं, राइट। तो लोकस्ट आपको बस बेसिकली पता होना चाहिए, ग्रास हॉपर फैमिली का एक चीज होती है ना। लोकस्ट की खास बात पता है क्या है? फेवरेबल कंडीशन मिलने पे ये ब्रीड करना शुरू कर देते हैं। अब वो फेवरेबल कंडीशंस क्या है? जनरली कहा यह जाता है कि अगर ड्रॉट हो जाए और ड्रॉट के बाद ना नियर बाय एरिया में बहुत ज्यादा बारिश हो जाए, ठीक है, तो नियर बाय एरिया में बारिश होने की वजह से नियर बाय एरिया में क्या हो जाएगा? वेजिटेशन बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, प्लांट ग्रोथ बहुत ज्यादा हो जाएगी। नाउ ये जो लोकस्ट होते हैं ना, इनकी सेंस ऑफ स्मेल बहुत ज्यादा है। अगर आसपास ग्रीन वेजिटेशन बहुत ज्यादा है ना, तो ये क्या करेंगे? इन्हें पता चल जाएगा कि ग्रीन वेजिटेशन है और एकदम से पता क्या होता है? इनके ब्रेन में ना सेरोटोनिन की मात्रा बढ़ जाती है। Now what is serotonin? Now serotonin is a neurotransmitter। हमारे ब्रेन में भी होता है, सारे एनिमल्स के ब्रेन में होता है। क्या होता है? सेरोटोनिन। मैं लिख देता हूं। Now जो सेरोटोनिन होता है ना, सेरोटोनिन जो ये न्यूरोट्रांसमीटर है, इट इज एसोसिएटेड विद हैप्पीनेस। अगर आपके ब्रेन में, आपकी बॉडी में सेरोटोनिन बहुत ज्यादा सिक्रीट हो रहा है तो आप बहुत ज्यादा खुश हो गए, ठीक है। हमें भी यही कहते हैं कि आपकी बॉडी, हमारे ह्यूमंस में भी, कि अगर ज्यादा सेरोटोनिन सिक्रीट हो रहा है तो आप बहुत ज्यादा खुश हो। जनरली कहते हैं ना कि अगर आप एक्सरसाइज कर रहे हो, आपका जो रूटीन है वो अच्छा है, तो आपको डिप्रेशन नहीं होता। कहते हैं ना ये कि ज्यादा से ज्यादा एक्सरसाइज करने से, ज्यादा से ज्यादा रूटीन अच्छा रखने से डिप्रेशन नहीं होगा। वो पता है क्यों कहते हैं? क्योंकि सेरोटोनिन आपकी बॉडी में प्रोड्यूस होगा। पर अगर आपका रूटीन खराब है, अगर आप एक्सरसाइज नहीं कर रहे और अगर आप मतलब लेट वगैरह सो रहे हो, कम सो रहे हो, तो आपकी बॉडी में कॉर्टिसोल प्रोड्यूस होना शुरू हो जाता है। कॉर्टिसोल पे डिस्कशन बाद में करेंगे। कॉर्टिसोल प्रोड्यूस होना शुरू हो जाता है जिसकी वजह से आप डिप्रेस हो जाते हो, ठीक है। तो ये सेरोटोनिन का तो आपको समझ आ गया। अब अगर फेवरेबल कंडीशंस हैं तो ग्रास हॉपर्स जो ये हैं, लोकस्ट जो हैं, इनमें भी सेरोटोनिन प्रोड्यूस होने लग जाता है। ये बहुत ज्यादा खुश होना शुरू हो जाते हैं और जब ये खुश होना शुरू हो जाते हैं तो ये क्या करते हैं? बहुत ज्यादा ब्रीडिंग बढ़ा देते हैं। और जब ब्रीडिंग बढ़ जाती है और इनमें ग्रुप बिहेवियर आ जाता है तो ये इकट्ठे ही अटैक करना शुरू कर देते हैं। नाउ फेवरेबल कंडीशंस होने की वजह से, ब्रीडिंग होने की वजह से लोकस्ट पता है क्या बनाना शुरू कर देते हैं? टेक्निकल टर्म फॉर दिस इज स्वॉर्म्स। स्वॉर्म पता है क्या होता है? स्वॉर्म होता है जब एनिमल्स ना ग्रुप बिहेवियर शो कर रहे हैं, जब एनिमल्स इकट्ठे होकर एक जगह पे माइग्रेट कर रहे हैं। जैसे आपने देखा होगा कि कई बार आप आसमान में देखते हो तो बर्ड्स का एक ग्रुप इकट्ठे जा रहा है और इकट्ठे ही ऐसे जा रहा है। मतलब अगर लेफ्ट को एक बर्ड मुड़ती है तो सारी बर्ड्स लेफ्ट मुड़ जाती हैं, अगर राइट कोई बर्ड मुड़ती है तो सारी राइट मुड़ जाती हैं। तो वो बर्ड्स ने पता है क्या बनाया हुआ है? स्वॉर्म। क्लियर? ऐसे बीज भी स्वॉर्म्स बनाती हैं और ये लोकस्ट भी स्वॉर्म्स बनाते हैं। और लोकस्ट के स्वॉर्म्स फिर क्या करते हैं? इकट्ठे ऐसी ऐसी जगहों पे जाते हैं जहां पे वेजिटेशन अच्छी है, जहां पे ग्रीन कवर अच्छा है, और फिर फीड करते हैं, फिर उनकी फीस्ट हो जाती है। अच्छा, ये डेंजरस पता है क्यों है?
वेल चलो डेंजरस वाला थोड़ी देर में देखते हैं, पहले देख लेते हैं लोकस्ट क्या है। नाउ ये मैंने आपको मोटे मोटे तौर पे बता दिया। लेट्स टेक अ लुक एट द डेफिनेशन। दीज आर अ कलेक्शन ऑफ सर्टेन स्पीसीज ऑफ शॉर्ट हॉर्न्ड ग्रास हॉपर्स। ग्रास हॉपर्स ही हैं, ठीक है, इन द फैमिली ऑफ एक्रिडिडे। ये फैमिली का नाम है, हमें बस नाम याद रखने की जरूरत है। एक फैमिली होती है, उसके अंडर बहुत सारी स्पीसीज होती है ना, स्पीशीज होती हैं। तो वैसे ही एक्रिडिडे फैमिली है ग्रास हॉपर्स की, उसके अंडर बहुत सारे डिफरेंट टाइप के ग्रास हॉपर्स आते हैं। क्लियर? दैट हैव अ स्वॉर्मिंग फेज। स्वॉर्मिंग फेज आपको समझ आ गया? एकदम से ब्रीड करके ग्रुप बिहेवियर शो करते हैं, इकट्ठे मूव करते हैं। दीज इंसेक्ट्स आर यूजुअली सॉलिटरी, मतलब ये अकेले रहते हैं जनरली, but under certain conditions they become more abundant and change their behaviors and habits, becoming gregarious. Now इस लाइन का मतलब क्या हुआ? वैसे तो ये इंसेक्ट्स अकेले ही रहते हैं, बट अगर इन्हें फेवरेबल कंडीशंस मिल जाएं, वो फेवरेबल कंडीशंस जो इनका सेरोटोनिन लेवल बढ़ा दे, तो ये ग्रेगेरियस हो जाते हैं। ग्रेगेरियस का मतलब क्या होता है? एनिमल किंगडम के लिए ये वर्ड यूज किया जाता है। वो एनिमल्स जो ग्रुप एक्टिविटी शो करते हैं ना, जिनमें सोशल बिहेवियर्स होते हैं। सोशल बिहेवियर मतलब कुछ एनिमल्स तो अकेले रहना पसंद करते हैं, कुछ एनिमल्स सोसाइटी बना लेते हैं ना, जैसे पैक ऑफ वुल्व्स, ठीक है, लायंस भी सोसाइटी बना लेते हैं, एलिफेंट सोसाइटी बना लेते हैं, राइट? ह्यूमंस तो सोसाइटी बनाते ही हैं। क्लियर? तो वो एनिमल्स जो सोशल बिहेवियर एग्जिबिट करते हैं, जो ग्रुप बिहेवियर एग्जिबिट करते हैं, उन्हें ग्रेगेरियस भी कहते हैं हम। क्लियर? तो वैसे तो अकेले रहेंगे, बट अगर कंडीशंस ऐसी होगी जिससे सेरोटोनिन बढ़ गया, तो फिर क्या होगा? ये ग्रेगेरियस हो जाएंगे। नाउ आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या है? दो वर्ड्स अभी याद रख लेना, स्वॉर्म या स्वॉर्मिंग बिहेवियर और ग्रेगेरियस। प्रीलिम्स में इस वर्ड से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ सकते हैं। कई बार तो वो बिल्कुल डायरेक्ट हो जाते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग लाइन बेस्ट एक्सप्लेन्स द टर्म ग्रेगेरियस, और 4 ऑप्शन दे देंगे आपको, ठीक है? तो पता होना चाहिए व्हाट इज ग्रेगेरियस, व्हाट इज स्वॉर्मिंग। क्लियर? चलिए नेक्स्ट लाइन पढ़ते हैं। दे आर जनरली नॉट हार्मफुल, बिल्कुल भी हार्मफुल नहीं है। कब हार्मफुल नहीं है? जब सॉलिटरी हैं। जब इकट्ठे हो जाते हैं ना, तब बुरी हालत करते हैं। और वो तो ह्यूमंस के साथ भी है। वैसे ऑफ पॉइंट अगर मैं जाऊं तो ह्यूमंस भी जब इकट्ठे मॉब में आ जाते हैं ना, मॉब बन जाता है, तो प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। लोकस्ट के साथ भी यही है। भीड़ जब हो जाएगी ना इनकी, तो हार्मफुल हो जाएंगे। अकेले अकेले कोई किसी को कुछ नहीं कह रहा। सो दे आर जनरली नॉट हार्मफुल, बट अंडर सुटेबल कंडीशंस ऑफ ड्रॉट फॉलोड बाय रैपिड वेजिटेशन ग्रोथ, है ना? ड्रॉट आया, ड्रॉट में ये ना वो कर सकते हैं, थोड़ा ये एग्स वगैरह ले कर सकते हैं। सैंडी सॉइल में एक्चुअली ये एग्स ले करते हैं ना। तो एक तो ड्रॉट की कंडीशन होनी चाहिए, फिर एकदम से बाद में ना आसपास के एरिया में वेजिटेशन। और वेजिटेशन कब होगी? रेनफॉल जब होगी। ये याद रखना पॉइंट, आगे काम आएगा क्या समझने में कि इंडिया में क्यों लोकस्ट आ रहे हैं। खैर, रैपिड वेजिटेशन ग्रोथ, सेरोटोनिन अभी हमने करा, सेरोटोनिन इन देयर ब्रेन ट्रिगर्स अ ड्रामेटिक सेट ऑफ चेंजेस। नाउ व्हाट आर दोस ड्रामेटिक सेट ऑफ चेंजेस? दीज बिहेवियरल चेंजेस आर, एक तो सेरोटोनिन आ गया, बहुत ज्यादा प्रोड्यूस हो रहा है, खुशी बहुत ज्यादा हो रही है, तो ब्रीडिंग भी बहुत ज्यादा हो रही है, ठीक है? फिर बिकमिंग ग्रेगेरियस, अब इतने ज्यादा खुश हो गए तो अपनी खुशी औरों से भी जाहिर करनी है, और ग्रास हॉपर्स लोकस से भी जाहिर करनी है, तो सोशल एक्टिविटी बढ़ जाती है। एंड दे बिकम नोमैडिक। नोमैडिक का मतलब माइग्रेटरी। माइग्रेटरी का मतलब एक जगह टिक के नहीं बैठ सकते, अब वो जगह जगह जाएंगे, माइग्रेट करते जाएंगे, जहां जहां ग्रीन कवर मिलेगा वहां वहां माइग्रेट करते जाएंगे। ऑलराइट, चलिए अब ये देखते हैं व्हाई आर दे हार्मफुल। लोकस स्वॉर्म्स जो हैं, लोकस स्वॉर्म्स डेंजरस क्यों हैं? लोकस अकेले अकेले डेंजरस नहीं है, स्वॉर्म्स इनके डेंजरस है। क्यों? वेल, लोकस के बारे में आपको एक बात बताऊं, अगर ये स्वॉर्म्स में बन जाते हैं, मतलब ये स्वॉर्म एक्टिविटी शो करते हैं और सेरोटोनिन लेवल हाई है, तो इनका काम क्या होता है? एक तो ये ब्रीडिंग बहुत ज्यादा करते हैं और ये नोमैडिक हो जाते हैं। यही करा है हमने अभी थोड़ी देर पहले। अगर इनमें सेरोटोनिन ज्यादा हो जाए तो ब्रीडिंग ज्यादा कर रहे हैं और ये नोमैडिक हो रहे हैं, माइग्रेट कर रहे हैं। माइग्रेट भी पता है कैसे कर जाते हैं ये? जनरली अगर ये अपनी उस पे आ जाए ना, मैक्सिमम पोटेंशियल पे, तो दीज स्मॉल इंसेक्ट्स कैन ट्रैवल अप टू 150 किलोमीटर इन 1 डे, ठीक है? तो इनका माइग्रेटरी बिहेवियर आ जाता है और इनकी हाई ब्रीडिंग शुरू हो जाती है, ठीक है? नाउ हाई ब्रीडिंग करने के लिए और इतने छोटे से इंसेक्ट को इतनी दूर तक जाने के लिए क्या चाहिए? एनर्जी, ठीक है ना? ह्यूमंस को फंक्शन करने के लिए या किसी भी एनिमल को फंक्शन करने के लिए एनर्जी चाहिए होती है। मेक सेंस? अब ये इंसेक्ट्स, खुशी तो आ गई, अब खुशी में जो ये काम करना चाहते हैं उसके लिए एनर्जी चाहिए। ब्रीडिंग करना चाहते हैं, माइग्रेट करना चाहते हैं, एनर्जी चाहिए। अब एनर्जी इन्हें कहां से मिलेगी?
इनके फूड से। ये जो चीज खाते हैं यानी कि ग्रीन प्लांट कवर ये जो खाते हैं उससे एनर्जी मिलेगी। अब ये इतनी ज्यादा एनर्जी स्ट्रेनिंग एक्टिविटीज कर रहे हैं ना, इतनी दूर दूर तक चल रहे हैं, तो इन्हें खाना भी बहुत ज्यादा चाहिए। ठीक है, तो इसीलिए जो लोकस्ट स्वॉर्म्स होते हैं ना वो बहुत ज्यादा खाते हैं, बहुत ज्यादा एग्रीकल्चरल क्रॉप्स खाते हैं, ट्रीज खाते हैं, प्लांट्स खाते हैं। ये लिखा हुआ है दे वोरेशियसली फीड। क्यों? क्योंकि एनर्जी चाहिए। लेवल अगर मैं आपको बताऊं ना तो एक जो लोकस्ट होगा उस स्वॉर्म का जो पार्ट होगा, एक लोकस्ट एक दिन में पता कितना खाना खा सकता है? खाना मतलब उसके लिए तो खाना यही है, वो पता कितना खाना खा सकता है? अपने बॉडी वेट जितना खाना खा सकता है। एक लोकस्ट एक दिन में पूरे अपने बॉडी वेट जितना खाना खा सकता है। नाउ इमेजिन दिस विद और कंपेयर दिस विद योरसेल्फ। अगर आपका वेट 70 केजीज है तो आप एक दिन में 70 केजी चावल नहीं खा सकते। और नॉन वेजिटेरियंस के लिए एग्जांपल दूं तो एक दिन में 70 केजी चिकन नहीं खा सकते, राइट? हम नहीं खा सकते, ये खाते हैं क्योंकि इनको एनर्जी ज्यादा चाहिए। और इनको एनर्जी ज्यादा कब चाहिए होती है? जब इनके खुशी की मात्रा बढ़ जाती है, सेरोटोनिन का लेवल बढ़ जाता है। मेक सेंस? ठीक है, दे वोरेशियसली फीड ऑन एग्रीकल्चरल क्रॉप्स, ट्रीज एंड प्लांट्स। ठीक है, इसीलिए डेंजरस है और खाता ही बहुत ज्यादा है। They live for 90 days and can eat food equivalent to their weight in a day. यही अभी डिस्कस करें। Then they devastate food crops and grasses grown for people and livestock. एक तो जो फूड क्रॉप्स है वो डिस्ट्रॉय कर देंगे, वीट राइस की क्रॉप्स डिस्ट्रॉय कर देंगे। दूसरा, कई बार आप घास उगा के रखते हो अगर आपने एनिमल रेयरिंग करनी है, इफ यू आर लाइक रेयरिंग कैटल और इफ यू आर रेयरिंग लाइक अदर एनिमल्स, गोट्स वगैरह, तो उनके लिए आपको ग्रासलैंड्स चाहिए, ग्रासेस चाहिए। लोकस्ट वो भी खत्म कर जाते हैं जिससे आपके लाइव स्टॉक को भी नुकसान होता है। अब कैटल रेयरिंग में अगर कैटल को नुकसान हो जाए, कैटल के लिए घास ही नहीं बची, तो मिल्क प्रोडक्शन भी तो कम हो जाएगी, राइट? तो ये काफी नुकसान पहुंचाते हैं। An average locust swarm can have 8 million locust. एक swarm में एक जो ग्रुप होएगा, एक swarm जो होएगा उसमें कम से कम 8 मिलियन यानी कि 80 लाख लोकस्ट हो सकते हैं, राइट? एंड ईट्स एज मच फूड इन वन डे। ये पूरा का पूरा स्वॉर्म ईट्स एज मच फूड इन वन डे एज 2500 पीपल और 10 एलिफेंट्स। एक दिन में ये 2500 लोगों का खाना खा जाते हैं। तो एक महीने में ये क्या कर देंगे? डोंट यू थिंक ह्यूमंस के लिए खाना, जिस एरिया में इनका अटैक हो रहा है वहां के लोगों के लिए खाना बचेगा नहीं। तो कई बारी ना हिस्ट्री में ऐसे लोकस्ट अटैक भी हुए हैं जिसकी वजह से प्लेग फैल गया, जिसकी वजह से फैमिन्स हो गए कि क्रॉप्स ही सारी डिस्ट्रॉय होगी, खाना ही खत्म हो गया, लोग भूखे ही मर गए। ठीक है जी, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। प्लस दे ग्रो एक्सपोनेंशियली विद ईच ब्रीडिंग। एक तो ये खाना बहुत ज्यादा खाते हैं, दूसरी इनकी खतरनाक चीज पता है क्या है? ये ब्रीड बहुत ज्यादा करते हैं। और जैसा कि अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस करा है, ये स्वॉर्म में क्यों आए हैं? क्योंकि सेरोटोनिन लेवल बढ़ गया, हैप्पीनेस है, बहुत ब्रीड कर रहे हैं, मतलब काफी ज्यादा ब्रीड कर जाते हैं। इन एक्सट्रीम केसेस दे कैन कॉज फैमिन्स एंड स्टार्वेशन इन कम्युनिटीज दैट डिपेंड ऑन दीज क्रॉप्स फॉर सर्वाइवल। क्लियर? ब्रीड करने की वजह से इनके स्वॉर्म्स बढ़ते भी जाते हैं और फिर ये और फीड करना शुरू कर देते हैं। मान लो एक स्वॉर्म ने 2 स्वॉर्म्स को जन्म दे दिया। अब एक स्वॉर्म ना 2500 लोगों का खाना खा रहा था, अब 2 स्वॉर्म्स आ जाएंगे तो वो 5000 लोगों का खाना खा जाएंगे। ऐसे ही बढ़ते जाते हैं ये। ठीक है जी, चलो नाउ हमें पता चल गया लोकस्ट क्या है और लोकस्ट क्या कर सकते हैं और व्हाई आर लोकस्ट डेंजरस। अब करंट सिचुएशन पे आ जाते हैं थोड़ा। अभी रिसेंटली फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन ने ना वार्निंग जारी करी है इंडिया के लिए कि आप लोकस्ट अटैक के लिए प्रिपेयर कर लो, बहुत ही मैसिव लेवल का लोकस्ट अटैक होने वाला है, राइट? तो फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन ने जो ये वार्निंग दी है या उससे रिलेटेड जो जो बातें कही हैं वो अभी थोड़ी देर में देख लेते हैं। पहले ये देख लेते हैं कि फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन लोकस्ट अटैक को क्लासिफाई कैसे करती है। मतलब ना फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन ने ना लोकस्ट अटैक को उनकी सिवियरिटी के बेसिस पे, सिवियरिटी मतलब कितने खतरनाक है, उनके बेसिस पे 3 कैटेगरीज में क्लासिफाई करा है। नाउ फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन FAO कहता है कि अगर नॉर्मल लेवल का लोकस्ट अटैक है ना तो हम उसे कहेंगे लोकस्ट आउटब्रेक। अगर ये आउटब्रेक हाथ से निकल जाए और बहुत ज्यादा बढ़ जाए, आसपास 3-4 जगहों पे आउटब्रेक होने शुरू हो जाए और बहुत बड़े लेवल पे फैल जाए, तो ये बन जाता है अपसर्ज। ठीक है, और अगर आप अपसर्ज को भी कंट्रोल नहीं कर पा रहे और अपसर्ज भी बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा है तो ये बन जाएगा प्लेग। तो एक तरह से देखा जाए
आउटब्रेक होता है लोअर लेवल ऑफ लोकस्ट अटैक, अपसर्ज होता है थोड़ा हायर लेवल ऑफ लोकस्ट अटैक, और प्लेग होता है हाईएस्ट लेवल, मैसिव लेवल का प्लेग अटैक, लोकस्ट अटैक। इसमें क्या होगा, बहुत बड़े लेवल पे डेविस्टेशन होगी। ऑलराइट, तो एक बारी देख लेते हैं एफएओ ने क्या क्या कहा है। आउटब्रेक की डेफिनेशन क्या दी है, अपसर्ज की डेफिनेशन क्या दी है, प्लेग की क्या दी है। मोटे मोटे तौर पे आपको यह पता होना चाहिए कि आउटब्रेक छोटे लेवल पे अटैक होता है, अपसर्ज बड़ा, और प्लेग हाईएस्ट लेवल का अटैक। ठीक है, तो फटाफट देख लेते हैं व्हाट इज आउटब्रेक। नाउ आउटब्रेक का देख लेते हैं। व्हेन देयर आर गुड रेन्स एंड ग्रीन वेजिटेशन डेवलप्स, अब बारिश अच्छी हो रही है तो ग्रीन वेजिटेशन डेवलप होगी। डेजर्ट लोकस्ट विच आर ऑलवेज प्रेजेंट समवेयर इन द डेजर्ट्स बिटवीन मॉरिशियाना एंड इंडिया। ठीक है, तो जनरली आउटब्रेक कब होगा, आउटब्रेक तब होगा जब अच्छी बारिश हो जाए और ग्रीन वेजिटेशन कवर बहुत ज्यादा बढ़ जाए। जैसे ही ये होगा लोकस्ट आउटब्रेक होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि आप जानते हो लोकस्ट में सेंस ऑफ स्मेल है। जैसे ही उन्हें स्मेल आ जाएगी कि आसपास वेजिटेशन है, ठीक है, सेरोटोनिन लेवल बढ़ जाएगा। क्लियर। नाउ बहुत सारे डेजर्ट लोकस्ट पाए जाते हैं इंडिया और मॉरिशनिया के बीच के जो डेजर्ट्स हैं वहां पे। तो सहारा डेजर्ट से लेके अरेबिया कवर करते 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 इंडिया के थार डेजर्ट तक लोकस्ट पाए जाते हैं। कौन से लोकस्ट, डेजर्ट लोकस्ट। डेजर्ट लोकस्ट पाए जाएंगे। ठीक है, विद इन अ मंथ और टू, अगर अच्छी वेजिटेशन आ गई, विद इन अ मंथ और टू दे रैपिडली इंक्रीज इन नंबर एंड स्टार्ट टू कॉन्सेंट्रेट एंड फॉर्म स्मॉल बैंड्स ऑफ विंगलेस हॉपर्स, मतलब छोटे बच्चे, एंड स्मॉल ग्रुप्स ऑफ स्वॉर्म्स ऑफ विंग्ड अडल्ट्स। जो छोटे होंगे इनमें ग्रास हॉपर्स में, उनके पंख नहीं होंगे, जब बड़े हो जाएंगे तो उनके पंख भी आने शुरू हो जाएंगे। खैर ये डिटेल इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, ये पता होना चाहिए कि 1 महीने के अंदर या 2 महीने के अंदर ये अपना साइज बढ़ा देते हैं, अपने स्वॉर्म्स का साइज बढ़ा देते हैं। Such a situation is called an outbreak and usually occurs within an area of about 5,000 square kilometers. ये सिर्फ छोटे लेवल पे ही हो रहा है। क्लियर, इतने एरिया में। Before a locust outbreak, FAO, Food and Agricultural Organization, issues desert locust threats. ठीक है, अगर FAO को लग रहा है कि लोकस्ट का अटैक आने वाला है, लोकस्ट का आउटब्रेक हो सकता है, तो वो थ्रेट इशू कर देता है। ठीक है, कई बार ऐसा भी होता है कि उसने थ्रेट इशू कर दिया बट लोकस्ट आउटब्रेक नहीं हुआ, बट जनरली ऐसा ही होता है जब FAO थ्रेट इशू कर दे तो वो आउटब्रेक तो होता ही है। कई बार फॉल्स वार्निंग आ जाती है ना, FAO को लगता है लोकस्ट आएंगे पर बनते नहीं है, लोकस्ट स्वॉर्म्स नहीं बनते। ठीक है, नाउ ये लोएस्ट लेवल है आउटब्रेक। अब आ जाते हैं अपसर्ज पे। अगर आउटब्रेक को कंट्रोल ना किया जाए, प्लस एक जगह पे नहीं मल्टीपल जगहों पे आउटब्रेक हो जाए और वो सारे आउटब्रेक्स कंबाइन हो जाए, तो बन जाता है अपसर्ज। दिस इज अ मोर सीरियस सिचुएशन एंड जनरली अफेक्ट्स एन एंटायर रीजन। जो आउटब्रेक था वो तो 5,000 स्क्वायर किलोमीटर को कवर कर रहा था ना, ये कई बार एक पूरी स्टेट, 2 स्टेट्स को कवर कर जाते हैं। ठीक है, इट इज फॉर्म्ड व्हेन एन आउटब्रेक और कंटेम्पोरेनेस आउटब्रेक्स आर नॉट कंट्रोल्ड। इसका मतलब क्या है, अगर आप आउटब्रेक को कंट्रोल नहीं करते या एक आउटब्रेक के साथ साथ और उसके कंटेम्परेरी आउटब्रेक्स हैं, कंटेम्परेरी मतलब साथ साथ जो बहुत सारे आउटब्रेक्स हो रहे हैं, मतलब एक इस जगह पे आउटब्रेक हो रहा है और बहुत सारे आउटब्रेक्स उसके आसपास हो रहे हैं, किसी को भी आपने कंट्रोल नहीं करा, तो पूरे रीजन में आउटब्रेक्स बढ़ जाएंगे और अपसर्ज हो जाएगी वो। ठीक है, तो मल्टीपल आउटब्रेक्स कंबाइन करके अपसर्ज बना देंगे। इट ऑल्सो अकर्स ड्यू टू वाइड स्प्रेड रेनफॉल इन एडजेसेंट एरियाज। ये तो अभी थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस करा है। जो ये लोकस्ट होते हैं इनकी सेंस ऑफ स्मेल अच्छी है, तो ये आसपास इन्हें पता चल जाता है कि बारिश होने के बाद वेजिटेशन आ गई है, चलो जी इकट्ठे होते हैं, चलते हैं, खाना खाते हैं, आज फीस्ट का टाइम है। दिस अलाउज सेवरल सक्सेसिव सीजन्स ऑफ ब्रीडिंग। ठीक है, द FAO वेबसाइट रिकॉर्ड्स द अपसर्जेस ऑफ 2004। अच्छा, FAO की जो वेबसाइट है उसने हिस्ट्री में जितने भी अपसर्ज हुए हैं बड़े रीजन को जो कवर करते हैं उनको लिस्ट डाउन करा है। तो यहां पे डेट्स दिए हैं 2004, 5, 96, 98, 94, 96 वगैरह वगैरह। और लास्ट कैटेगरी जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है प्लेग। दिस इज द मोस्ट सीरियस कैटेगरी ऑफ लोकस्ट अटैक एंड इट डेवलप्स व्हेन अ लोकस्ट अपसर्ज इज नॉट कंट्रोल्ड एंड इकोलॉजिकल कंडीशंस रिमेन फेवरेबल फॉर ब्रीडिंग। अगर आप अपसर्ज को भी कंट्रोल नहीं कर पाते और वो कंडीशंस जिसकी वजह से सेरोटोनिन लेवल बढ़ा था लोकस में वो मेंटेन रहता है, वो चेंज नहीं होता, मतलब वैसी वेदर कंडीशंस रहती हैं लंबे टाइम तक, तो क्या होगा,
अपसर्ज तो कंट्रोल करी नहीं आपने, प्लस वैसी कंडीशंस भी रही तो उनकी ब्रीडिंग और ज्यादा बढ़ जाती है और ज्यादा एरिया में फैल जाते हैं। वो कई बारी 3-4 कंट्रीज में, 10-12 कंट्रीज में अटैक कर देते हैं एक साथ, तो वो हो जाता है प्लेग। इट डज नॉट हैपन ओवरनाइट। अच्छा, जो आउटब्रेक है उसको कम से कम 1 से 2 महीने लगते हैं डेवलप होने में। जो अपसर्ज है उसको भी कई बारी 3 से 6 महीने लग जाएंगे डेवलप होने में। पर जो प्लेग है ना, वो ओवरनाइट नहीं होता, उसको कम से कम 1 या 2 साल लग जाता है डेवलप होने में। मतलब अपसर्ज पे अपसर्ज हो ही जा रहे हैं डिफरेंट एरियाज में, और ब्रीडिंग पे ब्रीडिंग करते जा रहे हैं। 1 साल में वो इतना ब्रीड कर देते हैं कि प्लेग की सिचुएशन आ जाती है। ठीक है, so it does not happen overnight. Instead, it takes at least 1 year or more for a plague to develop through a sequence that commences with 1 or more outbreaks. मतलब पहले एक आउटब्रेक होगा और फिर अपसर्ज होगा और फिर मल्टीपल अपसर्जेस होंगे और प्लेग हो जाएगा। क्लियर? A plague exists when 2 or more regions are affected simultaneously. ठीक है, 2-3 regions इकट्ठे वहां पे अपसर्ज हो गया। The area in which a plague occurs covers about 29 स्क्वायर किलोमीटर नहीं है, 29 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है। यहां पे करेक्शन है, इट्स नॉट 29 स्क्वायर किलोमीटर, इट्स 29 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है, 29 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। तो आप देख रहे हो आउटब्रेक सिर्फ 5000 स्क्वायर किलोमीटर पे था, ये 29 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर पे है। ठीक है, एंड कैन एक्सटेंड अक्रॉस 58 कंट्रीज। अच्छा, वैसे तो 10-12 कंट्रीज तक होता है, पर 58 कंट्रीज तक भी पहुंच सकता है। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ करंट सिचुएशन, एफएओ क्यों कह रहा है कि इंडिया में अभी लोकस्ट अटैक हो सकता है। करंटली जो लोकस्ट की सिचुएशन है ना, एफएओ ने उसे क्लासिफाई करा है अपसर्ज में। एफएओ ये नहीं कह रहा कि आउटब्रेक है, एफएओ अपसर्ज कह रहा है, सेकंड लेवल कह रहा है। तो ये अपसर्ज की सिचुएशन आई क्यों? ठीक है, उसके लिए थोड़ा सा हमें इंडियन मैप पे नजर डालनी पड़ेगी एक्सप्लेनेशन के लिए। क्यों करंट सिचुएशन आने के ना एफएओ ने 2 रीजंस दिए हैं, वो 2 रीजंस देख लेते हैं, फिर हम इंडियन मैप पे आते हैं। नाउ एफएओ कहता है रीजन नंबर 1, एफएओ कहता है कि मई में ना साइक्लोन एम्फन आया था। याद है आपको? साइक्लोन, ट्रॉपिकल साइक्लोन था। अगर आप न्यूज पढ़ रहे थे तो इस नाम का साइक्लोन आया था। ठीक है, एफएओ कहता है कि मई में ना 20 मई के आसपास, उससे पहले ही साइक्लोन एम्फन आया था, और साइक्लोन एम्फन या बे ऑफ बंगाल वगैरह में बना, और ये करते 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 वेस्ट बंगाल में इसका लैंडफॉल हुआ। लैंडफॉल मतलब ये साइक्लोन खत्म हो गया वेस्ट बंगाल में। ठीक है, अब जैसे ही ये साइक्लोन खत्म हो गया ना, एकदम से ऐसी प्रेशर कंडीशंस बन गई कि नॉर्थ वेस्ट से विंड्स आनी शुरू हो गई ईस्ट की तरफ। जैसे ही साइक्लोन एम्फन ने यहां पे लैंडफॉल करा, यहां पे लो प्रेशर सा डेवलप हुआ, और नॉर्थ वेस्टर विंड्स या नॉर्थ वेस्टर्लीज, जिसे हम कहते हैं नॉर्थ वेस्टर्लीज, मैं लिख देता हूं क्या, नॉर्थ वेस्टर्ली विंड्स बहुत ज्यादा आनी शुरू होगी, साइक्लोन एम्फन ने ट्रिगर करी। अब विंड की स्पीड जब इस साइड पे हो गई ना, तो इसी विंड के साथ साथ इसी विंड पे चढ़ के लोकस्ट भी आ गए। लोकस्ट बने होंगे कहीं यहां पे पाकिस्तान बलोचिस्तान वाले जो डेजर्ट्स हैं। ठीक है, पाकिस्तान के डेजर्ट्स हो गए, ईरान वगैरह के हो गए, और जो डेजर्ट्स वगैरह हैं वहां पे थे। पाकिस्तान और बलोचिस्तान वगैरह वाले रीजन्स के आसपास भी लोकस्ट डेवलप हो रहे थे। बट जैसे ही मई 20 को आई गेस लैंडफॉल हुआ, नॉर्थ वेस्टर्ली विंड स्ट्रांग हो गई, तो क्या हुआ, लोकस्ट जो यहां डेवलप हो रहे थे उनको विंड इस डायरेक्शन में मिल गई, वो इस विंड के साथ साथ इधर भी आ गए। बहुत सालों बाद यूपी में लोकस्ट अटैक हुआ, 1962 में कभी हुआ था। महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, अब तो कह रहे हैं बिहार और उड़ीसा तक भी चला जाएगा। ठीक है, तो ये साइक्लोन एम्फन की वजह से क्या हुआ है, विंड्स आई हैं, और विंड्स के साथ साथ फार ईस्ट में आ गए हैं लोकस्ट। जनरली लोकस्ट पता है किसे अटैक करते थे, कहां पे अटैक होते थे इंडिया में? पंजाब हो जाएगा, राजस्थान हो जाएगा, गुजरात हो जाएगा। बट अब ईस्ट में भी अटैक्स हो रहे हैं। व्हाई? बिकॉज ये नॉर्थ वेस्टर्न विंड्स हैं, और इंडिया डरा इसलिए बैठा है कि ये तो पूरा इंडिया कवर कर लेंगे, पूरे इंडिया के एग्रीकल्चरल क्रॉप्स खराब कर देंगे। मेक सेंस? अच्छा, दूसरा रीजन एफएओ ने क्या दिया है? एफएओ ने बोला है अनसीजनल रेन्स हुई हैं इंडिया में। आपको ध्यान होगा
कि मार्च से लेके मार्च, अप्रैल, मई के महीने में बे टाइम बहुत बारिश हो रही थी। ठीक है, मार्च में एक बारिश हो गई है, अप्रैल में भी ठीक ठाक बारिश हो गई थी, मई में भी थोड़ी बहुत बारिश हो गई थी, राइट। बे टाइम बहुत बारिश हुई है, मतलब ये टाइम नहीं था बारिश का, बट फिर भी मतलब पास्ट ईयर्स के मुकाबले ज्यादा बारिश हो रही थी। नाउ ये जो अनसीजनल रेन्स थी ना, दे वर कॉज्ड बाय वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस, जो यहां से वेस्ट साइड से इंडिया के बन के आ रही थी, और ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस अपने साथ क्लाउड कवर भी लेके आ रही थी, क्लाउड्स भी लेके आ रही थी। तो इन वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस की वजह से क्या हुआ है, अनसीजनल रेन्स हुई हैं। किस रीजन में, इन रीजन्स में अनसीजनल रेन्स हुई हैं। अब मार्च से लेके मई के महीने तक यहां पे अनसीजनल रेन्स हुई हैं, और जैसा कि आप जानते हो लोकस्ट क्या देखते हैं, लोकस्ट को पता नहीं है अभी, बट यहां पे अनसीजनल रेन्स होने की वजह से यहां पे वेजिटेशन भी तो बढ़ जाएगी। अच्छा, यहां पे वेजिटेशन बढ़ जाएगी तो यहां पे जो लोकस्ट डेवलप हो रहे हैं इनकी सेंस ऑफ स्मेल तो अच्छी है, ये तो हमने देख ही लिया। तो यहां पे मार्च से मई के महीने में बारिश ज्यादा होने की वजह से वेजिटेशन डेवलप हुई, और लोकस्ट को लगा कि यहां पे हमें वेजिटेशन का कवर अच्छा मिल सकता है, तो उन्होंने यहां पे माइग्रेट करना शुरू कर दिया। और उनकी माइग्रेशन में हेल्प क्या कर रहा था, ये नॉर्थ वेस्टर्लीज। ठीक है, तो ये दोनों रीजन एफएओ कहता है, इस वजह से एफएओ कहता है कि इंडिया में बहुत बड़े लेवल का लोकस्ट अटैक हो सकता है। एफएओ ने वार्निंग दी है। एक, बे टाइम यहां पे साइक्लोन एम्फन आ गया और उसकी वजह से नॉर्वेस्टर्लीज हो गई, और दूसरा बिना टाइम, बे टाइम बारिशें होगी, मार्च से अनसीजनल रेन्स हुई हैं, जिसकी वजह से वेजिटेशन बढ़ी है और लोकस्ट इधर आना शुरू हो गया। एफएओ तो ये भी कहता है कि अगर साइक्लोन एम्फन ना भी होता तो थोड़े लेवल में ही सही लोकस यहां माइग्रेट जरूर करते, क्योंकि वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस की वजह से ग्रीन वेजिटेशन यहां ज्यादा थी, तो लोकस वैसे भी आ जाते, पर एम्फन की वजह से, नॉर्वेस्टर्लीज की वजह से बहुत तेजी से आ रहे हैं, और इसी वजह से अभी करंट सिचुएशन चल रही है। यही जो मैंने अभी एक्सप्लेन करा है, नोट्स में भी लिखा हुआ है, एक बारी देख लेते हैं। अच्छा, ये तो हम पहले डिस्कस कर ही चुके हैं। Locusts can travel 150 kilometers per day riding the wind current. Now, there are two major reasons given by FAO for the current upsurge. एक हमने करा है strong norwesterly winds after cyclone Amphan made a landfall on 30th में, not 20th में, 30th में। तो 30th में को cyclone Amphan ने landfall करा और north westerly winds strong हो गई, उस पे अब आ रहे हैं। Then, dry conditions in the western part of India enticing locusts to move eastwards. अच्छा, वेस्टर्न पार्ट जो था पाकिस्तान वाला सब कॉन्टिनेंट, यहां इंडिया नहीं कहना चाहिए, इंडियन सब कॉन्टिनेंट कहना चाहिए, which includes सार्क पूरा। ठीक है, नाउ इंडियन सब कॉन्टिनेंट के वेस्टर्न साइड पे ड्राई कंडीशंस थी, इंडियन सब कॉन्टिनेंट के ईस्टर्न साइड पे बारिशों की वजह से ग्रीन कवर था, इसलिए ड्राई कंडीशन से बचने के लिए लोकस्ट वैसे ही आ गए। Clear? Locusts have strong liking for tender leaves and have a strong sense of smell. यह भी हम डिस्कस कर चुके हैं, for fresh vegetation. Clear? चलिए, now unusual rainfall between March and May, यही सारी बात है, due to western disturbances called lush green vegetation growth in India, and that is why locusts are moving eastwards. When conditions are less favorable, locusts take unto 6 months to mature. जनरली जब सिचुएशन खराब होती है, लोकस्ट को ना कम से कम 6 महीने लगते हैं मैच्योर होने में, और लोकस्ट पूरे 6 महीने में सिर्फ एक बारी ब्रीड करते हैं। बट अगर कंडीशन सही हैं और सेरोटोनिन लेवल्स हाई हैं, तो वो 6 महीने में ब्रीड नहीं करेंगे, वो हर 3 महीने में ब्रीड कर जाएंगे। और हर 3 महीने में ब्रीड करने से क्या हो रहा है, एक्सपोनेंशियली पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है। हर 3 महीने में ब्रीड कर रहे हैं, और ब्रीड भी कोई कम नहीं कर रहे, बहुत ज्यादा कर रहे हैं, right? And increases, यही दिया हुआ है, but given the right conditions, they can breed every 3 months and increase 20 times in a single generation. एक ब्रीडिंग में मतलब जैसे एक लोकस्ट 20 लोकस्ट को जन्म दे सकता है, ठीक है? और अगर आप इसे एक्सपोनेंशियली बढ़ा दो कि वही 20 लोकस्ट आगे और 20 लोगों को जन्म दे सकते हैं, तो लोकस्ट की पॉपुलेशन 2 ब्रीडिंग सीजन में 400 टाइम बढ़ सकती है। एक ब्रीडिंग सीजन में 20 टाइम्स, और 2 ब्रीडिंग सीजन में, क्योंकि वही 20 लोग आगे और 20 लोगों को जन्म दे रहे हैं, 400 टाइम्स, 20 into 20, 400 in 2 generations of breeding. Clear? Make sense? चलिए, नाउ ये जो डाउन टू अर्थ मैगजीन थी ना, उसमें मैप दिया हुआ है, और ये आपको आपके नोट्स में भी मिल जाएगा। डाउन टू अर्थ मैगजीन कहती है कि ग्लोबल वार्मिंग की वजह से ग्लोबल स्वार्मिंग हो रही है, मतलब
ग्लोबल वार्मिंग की वजह से और क्लाइमेट चेंज की वजह से ना अनप्रिडिक्टेबल क्लाइमेटिक इवेंट्स हो रहे हैं। अनप्रिडिक्टेबल मतलब जैसे अनसीजनल रेनफॉल हुई है, अनसीजनल बहुत ज्यादा साइक्लोन्स आते जा रहे हैं, और जैसा कि हम जानते हैं बहुत ज्यादा साइक्लोन्स आ रहे हैं, उसकी वजह से साइक्लोन एम्फन की वजह से ही तो आए हैं लोकस इधर, नॉर्थ वेस्टर्ली इवेंट्स, ठीक है। तो बिना टाइम के क्लाइमेटिक इवेंट्स हो रही है, अनसीजनल रेनफॉल हो रही है, अनसीजनल कई बार साइक्लोन्स आ रहे हैं, और साइक्लोन्स बहुत ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं। और इसी वजह से इस पूरे रीजन में, ये आप देख सकते हो, नॉर्थ अफ्रीका और इंडिया तक के रीजन में लोकस अटैक बढ़ते जा रहे हैं। वाई? यहां पे भी अनसीजनल रेन्स हो रही हैं, इस रीजन में भी हो रही हैं, इस रीजन में भी अनसीजनल रेन्स वगैरह हो रही हैं, ठीक है। साइक्लोन्स वगैरह भी आ रहे हैं, जैसे आप देख सकते हो इस अरेबियन पेनिनसुला पे साइक्लोन वगैरह आए हैं। तो इसी वजह से इस पूरे रीजन में लोकस अटैक एकदम से बहुत बढ़ते जा रहे हैं। तो फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन और बहुत सारे क्लाइमेटिक एक्सपर्ट्स ये कहते हैं कि भाई क्लाइमेट चेंज इज रियल, और क्लाइमेट चेंज का मतलब सिर्फ ग्लोबल वार्मिंग नहीं है, क्लाइमेट चेंज की वजह से अनप्रिडिक्टेबल वेदर इवेंट्स हो रहे हैं, जिसकी वजह से लोकस्ट के अटैक भी हो रहे हैं। दैट्स व्हाई दे टर्म्ड इट ग्लोबल स्वॉर्मिंग। स्वॉर्म्स आपको पता है ना, मेक सेंस, ठीक है। चलो, ये लोकस्ट वाला टॉपिक खत्म हुआ, अब हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। तो हमारा दूसरा टॉपिक होगा ड्राफ्ट EIA नोटिफिकेशन 2020, ठीक है। नाउ ये जो टॉपिक है ये हम पॉलिटी के करंट अफेयर्स में कवर कर चुके हैं, एंड आई वुड एडवाइज यू ऑल कि जिन्होंने नहीं देखे वो पॉलिटी के करंट अफेयर्स, उस वीडियो पे जाके ड्राफ्ट EIA नोटिफिकेशन रिलेटेड न्यूज तो जरूर देख लेना, फिर ही हम आगे इसके साथ प्रोसीड कर सकते हैं। अब ये जो न्यूज आई थी ना, इसमें और डेवलपमेंट्स हुई हैं, और जो डेवलपमेंट्स हुई हैं वो हमने सोचा एनवायरमेंट से रिलेटेड है, इसीलिए एनवायरमेंट के करंट अफेयर्स में ही हम कवर कर लें। नाउ ड्राफ्ट EIA नोटिफिकेशन से रिलेटेड दो जगहों पे इंपॉर्टेंट आर्टिकल आए हैं। वो दो जगहें कौन सी है? एक तो है डाउन टू अर्थ मैगजीन, ये आर्टिकल आया है, ये आर्टिकल का नाम है, ठीक है, और इंडियन एक्सप्रेस की एक्सप्लेन्ड सीरीज, उसमें ये आर्टिकल आया था, ये आर्टिकल का नाम है, राइट। तो इन दोनों आर्टिकल को डिस्कस करेंगे। ऑलराइट, नाउ डिस्कशन स्टार्ट करने से पहले आपको ना हल्का फुल्का सा बैकग्राउंड पता होना चाहिए, हुआ क्या था। नाउ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एनवायरमेंट इंपैक्ट असेसमेंट की जो नोटिफिकेशन आई थी 2006 में, उसको रिप्लेस करने के लिए ना एक नई नोटिफिकेशन निकाली। वो जो नई नोटिफिकेशन थी उसी को हम कहते हैं ड्राफ्ट EIA नोटिफिकेशन। ना उसे अभी हम ड्राफ्ट नोटिफिकेशन क्यों कहते हैं? बिकॉज ये जो नोटिफिकेशन है ना, ये अभी तक ऑफिशियल नहीं हुई है, ये अभी तक एनफोर्स नहीं हुई है। अभी भी इंडिया में 2006 की ही नोटिफिकेशन चल रही है, जो उस नोटिफिकेशन में रूल्स थे। क्लियर? ये ड्राफ्ट इसलिए भी कहा जाता है, गवर्नमेंट ने सोचा कि ये नोटिफिकेशन फॉर्मली रिलीज करने से पहले पब्लिक के कमेंट्स इनवाइट किए जाए, लोगों के कमेंट्स इनवाइट किए जाए, ठीक है। इसीलिए हम इसे ड्राफ्ट कह रहे हैं। ड्राफ्ट मतलब अभी फर्स्ट ड्राफ्ट है, लोगों की सजेशंस के बेसिस पे गवर्नमेंट फाइनल ड्राफ्ट निकालेगी और उसे रिलीज कर देगी। फाइनल ड्राफ्ट आएगा तो उसे हम कहेंगे EIA नोटिफिकेशन 2020, एंड दैट विल रिप्लेस EIA नोटिफिकेशन फॉर 2006। नाउ जब गवर्नमेंट ड्राफ्ट निकालती है ना, तो गवर्नमेंट जनरली 60 डेज का टाइम पीरियड आपको देती है, 60 डेज का आपको टाइम पीरियड देती है पब्लिक कमेंट्स के लिए। तो पब्लिक अपनी सजेशंस उस 60 डे पीरियड में दे सकते हैं। इस पर्टिकुलर नोटिफिकेशन में पता क्या हुआ था? इस पर्टिकुलर नोटिफिकेशन में यह हुआ कि कोरोना वायरस के आने की वजह से, कोविड-19 पैंडेमिक की वजह से गवर्नमेंट का ध्यान थोड़ा इधर उधर लगा हुआ था, ठीक है। प्लस गवर्नमेंट बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंटली मीट नहीं कर पा रही थी गवर्नमेंट के ऑफिसर्स। तो गवर्नमेंट ने जब ये ड्राफ्ट EIA नोटिफिकेशन निकाली ना, तो गवर्नमेंट ने इसे ऑफिशियल गैजेट में नहीं पब्लिश किया था काफी दिनों तक, कुछ 18-19 डेज तक, ठीक है। उतने टाइम में लोगों ने ये ड्राफ्ट EIA नोटिफिकेशन वैसे ही पढ़ ली, और बहुत सारे एनवायरमेंटल एक्टिविस्ट को लगा कि ये नोटिफिकेशन बहुत ज्यादा खराब है और इसमें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है और इससे एनवायरमेंट को बहुत नुकसान होगा। तो बहुत सारे एनवायरमेंटल एक्टिविस्ट ने ना गवर्नमेंट को बोला कि आप जो हमें ये 60 डे का टाइम पीरियड दे रहे हो ना पब्लिक कंसल्टेशन के लिए, इसे एक्सटेंड कर दो। और एक्सटेंड कितने से करो? 60 और डेज से कर दो, प्लस 60 डेज लगा लो आप, ठीक है। तो गवर्नमेंट को एनवायरमेंटल एक्टिविस्ट ने बोला कि आप ये जो डेडलाइन है 60 डेज का हमारा टाइम पीरियड है पब्लिक कंसल्टेशन का, इसे प्लीज एक्सटेंड करो, हमें और पब्लिक कंसल्टेशन करनी है। गवर्नमेंट ने इनकी बात मान भी ली। गवर्नमेंट ने कहा ठीक है, हम आपको 60 डेज का टाइम पीरियड और दे रहे हैं। गवर्नमेंट ने एक बारी तो मान ली, फिर उसके कुछ दिन बाद ना हमारे जो एनवायरमेंट मिनिस्टर हैं प्रकाश जावड़ेकर, उन्होंने एकदम से कह दिया कि ये 60 डेज का टाइम पीरियड नहीं है, आपको मिलेगा सिर्फ 20 डेज की एक्सटेंशन। 60 डेज तो मिलेंगे, ये जो 60 डेज एक्स्ट्रा दे रहे थे अब नहीं है, अब सिर्फ 20 दिन एक्स्ट्रा मिलेंगे।
इससे एनवायरमेंटल एक्टिविस्ट और नाराज हो गए और बहुत ह्यू एंड क्राई हुआ। एक तो वो पहले ही नाराज थे इस नोटिफिकेशन से, अब वो कह रहे हैं कि आप टाइम पीरियड भी नहीं दे रहे, तो उन्होंने दिल्ली हाई कोर्ट को मूव करा। दिल्ली हाई कोर्ट में जब वो गए तो दिल्ली हाई कोर्ट ने कह दिया, दिल्ली हाई कोर्ट ने एनवायरमेंटलिस्ट की साइड ले ली, गवर्नमेंट की साइड नहीं दी, और दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि ये 60 ही रहेगा, 20 नहीं होगा, 60 डेज का ही एक्सटेंशन होगा। ऑलराइट, तो ये है न्यूज, ठीक है, यही लिखा हुआ है यहां पे एग्जैक्टली। द गवर्नमेंट हैड अर्लियर गिवन अ 60 डे एक्सटेंशन, ठीक है, अगस्त 10 तक गवर्नमेंट ने मान लिया था कि अगस्त 10 को डेडलाइन है, यहां तक आपको मिलेगा। फिर एकदम से एनवायरमेंट मिनिस्ट्री कहती है नहीं 30 जून तक ही मिलेगा, राइट। और फिर एनवायरमेंटल एक्टिविस्ट दिल्ली हाई कोर्ट जाते हैं और दिल्ली हाई कोर्ट कहता है ना अगस्त 11 है डेडलाइन। क्लियर? अच्छा, थोड़ा सा ना आपको और बैकग्राउंड पता होना चाहिए लेजिस्लेशंस का। और कौन सा बैकग्राउंड है? वेल, एक ना इंडिया ने 1972 में स्टॉकहोम कन्वेंशन ऑन एनवायरमेंट साइन करी थी। अब ये कन्वेंशंस इंपॉर्टेंट है, कन्वेंशन से रिलेटेड प्रीलिम्स में क्वेश्चन आ जाता है कि स्टॉकहोम कन्वेंशन इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग फील्ड्स। 4 ऑप्शन दे देंगे, एनवायरमेंट, बैंकिंग, ग्लोबल वार्मिंग, ऐसे ऐसे, ठीक है। तो आफ्टर साइनिंग स्टॉकहोम कन्वेंशन ऑन एनवायरमेंट, इंडिया इनैक्टेड वाटर एंड एयर पोल्यूशन एक्ट्स, ठीक है, वाटर एंड एयर पोल्यूशन एक्ट्स। क्लियर? तो स्टॉकहोम कन्वेंशन साइन करने के बाद इंडिया ने एयर पोल्यूशन एक्ट निकाला, वाटर पोल्यूशन एक्ट निकाला। बट भोपाल गैस ट्रेजेडी जब हुई 1984 में, तब इंडिया को रियलाइज हुआ कि इंडिया को एक ओवर आर्चिंग बड़े लेवल की एनवायरमेंट प्रोटेक्शन के लिए एक्ट चाहिए। खाली वाटर पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन एक्ट से काम नहीं चलेगा। यू नीड एन अम्ब्रेला लेजिस्लेशन, यू नीड अ बिग लेजिस्लेशन जो एनवायरमेंट के सारे एस्पेक्ट्स को कवर करेगी। तो भोपाल गैस ट्रेजेडी में हमें चेता आ जाता है, हमें याद आ जाता है, एंड वी एनैक्ट Environment Protection Act, and this is 1986 की। This is the most important act with respect to environment in our country. Short form इसके लिए हम यूज भी करते हैं EPA, Environment Protection Act। Now ये जो आपकी Environment Impact Assessment है ना, वो एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट के तहत ही रिलीज की जाती है। एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट गवर्नमेंट को ये पावर देता है कि वो सारे जो प्रोजेक्ट्स हैं, कमर्शियल प्रोजेक्ट्स या इकोनॉमिक प्रोजेक्ट्स, उनके लिए ये मैंडेटरी कर सकता है कि वो एनवायरमेंट इंपैक्ट असेसमेंट करवाएं। तो अंडर एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट, गवर्नमेंट हैज मेड इट मैंडेटरी फॉर बिजनेसमैन या कमर्शियल प्रोजेक्ट ओनर्स टू डू एनवायरमेंट इंपैक्ट असेसमेंट। और वो एनवायरमेंट इंपैक्ट असेसमेंट कैसे करेंगे? जिस हिसाब से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एनवायरमेंट इंपैक्ट असेसमेंट की नोटिफिकेशन लेके आएगी। तो ये जो EIA की नोटिफिकेशन है ना, ये कहां से आती है, उसकी पावर कहां से आती है? EPA से, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट। Under the Environment Protection Act, the government released its first EIA notification in 1994. पहले 1994 में आई, ठीक है, फिर उसको आपने 2006 की से रिप्लेस कर दिया, और अब गवर्नमेंट 2006 की को रिप्लेस करना चाह रही है 2020 वाली से, ठीक है। Now the government has redrafted it again to incorporate various amendments and relevant court orders issued since 2006. गवर्नमेंट का स्टैंड पता है क्या है? गवर्नमेंट कह रही है कि 2006 की जो नोटिफिकेशन थी ना, उसके बाद एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट में बहुत सारे अमेंडमेंट्स हुए हैं, ठीक है। तो इसलिए हम नई नोटिफिकेशन बनाना चाहते हैं जिसमें उन अमेंडमेंट्स को भी इंक्लूड किया जाए। प्लस बहुत सारे कोर्ट ऑर्डर्स भी आए हैं एनवायरमेंट से रिलेटेड उस दौरान 2006 के बाद, तो इसीलिए वी नीड अ न्यू नोटिफिकेशन। 2006 में समय अलग था, टाइम अलग थे, अब समय अलग है, टाइम अलग है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सेज, according to the government, it wants to make the EIA process more transparent and expedient. Expedient मतलब fast। करंटली पता क्या होता है, बिजनेसमैन को जब एनवायरमेंटल क्लियरेंस लेनी पड़ती है ना, तो वो ना फाइलें फंस जाती हैं ब्यूरोक्रेट्स वगैरह के पास। बिजनेसमैन को जब एनवायरमेंटल क्लियरेंस लेनी पड़ती है, बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है, प्रोसेस जो है ना क्लियरेंस का वो फास्ट नहीं है। तो गवर्नमेंट कह रही है हमारा ये जो EIA की नोटिफिकेशन होगी ना, ये एक तो प्रोसेस को ट्रांसपेरेंट करेगी और एक्सपीडियंट करेगी, फास्ट करेगी। ऑलराइट, नाउ गवर्नमेंट तो अपनी तरफ से ये कह रही है कि उसने जो नई ड्राफ्ट EIA नोटिफिकेशन निकाली है वो बेटर है 2006 नोटिफिकेशन से। इट विल मेक द प्रोसेस मोर ट्रांसपेरेंट एंड मोर एक्सपीडियंट। बट बहुत सारे एनवायरमेंटल एक्टिविस्ट कह रहे हैं कि नहीं, ये बहुत ज्यादा खराब नोटिफिकेशन है। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट 2006 की नोटिफिकेशन से हम सेटिस्फाइड नहीं थे, बट अब हमें लगता है कि 2020 की नोटिफिकेशन से अच्छा तो 2006 की नोटिफिकेशन रहे, क्योंकि 2020 की नोटिफिकेशन बहुत ही ज्यादा खराब है। नाउ व्हाई डू एनवायरमेंटलिस्ट थिंक सो?
क्या ऐसा क्या है एंड व्हाई दिस EIA नोटिफिकेशन, ड्राफ्ट EIA नोटिफिकेशन इज सो कंट्रोवर्शियल, इतनी कंट्रोवर्सी क्यों हो रही है और बहुत ज्यादा ह्यू एंड क्राई पब्लिक प्रोटेस्ट क्यों हो रहा है, स्पेशली फ्रॉम द एनवायरमेंटलिस्ट साइड। ठीक है, इस चीज को समझने से पहले ना आपको समझना पड़ेगा कि ये जो EIA नोटिफिकेशन है ना, इससे रिलेटेड जो पूरी कंट्रोवर्सी है, इस कंट्रोवर्सी के ना दो मेजर बड़े प्लेयर्स हैं। ठीक है, वो कौन से दो प्लेयर्स हैं? एक तो आपके हो गए बिजनेसमैन, ठीक है, एक आपके हो गए बिजनेसमैन जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं, और दूसरा हो गए आपके एनवायरमेंटल एक्टिविस्ट। नाउ बिजनेसमैन का इंटरेस्ट होगा कि ज्यादा से ज्यादा कमर्शियल एक्टिविटी हो कंट्री में, क्योंकि बिजनेसमैन को प्रॉफिट होएगा। बिजनेसमैन चाहेगा कि उसे जो एनवायरमेंटल क्लियरेंस है ना वो फटाफट मिल जाए। बिजनेसमैन चाहेगा कि जो एनवायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट कराई जाती है ना, उसके प्रोविजंस कम हो जाए, डाइल्यूट हो जाए, पब्लिक कंसल्टेशन ना करवानी पड़े, एनवायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट में ज्यादा पंगे ना हो, ज्यादा फाइन ना लगे, फटाफट से हम प्रोजेक्ट बनाएं और प्रॉफिट कमाएं, एनवायरमेंट जाए भाड़ में। मेजर बिजनेसमैन का ये इंटरेस्ट है। Whereas एनवायरमेंटल एक्टिविस्ट का क्या इंटरेस्ट है? एनवायरमेंटल एक्टिविस्ट कहते हैं कि इकोनॉमी जाए भाड़ में, एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो आपने अगर पॉलिटी की वीडियो देखी थी, उसमें EIA नोटिफिकेशन हमने डिस्कस करी थी, उसमें आपको याद होगा हमने एक बात करी थी प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल की। एनवायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट जो है आपकी प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल को केटर करता है। क्यों? क्योंकि अगर एनवायरमेंट में डैमेज हो गया तो वो डैमेज इरिवर्सिबल है, वो वापस नहीं हो सकता। तो इसीलिए अगर बिजनेसमैन एनवायरमेंट में डैमेज कर देगा तो वो डैमेज इरिवर्सिबल है। इसीलिए बिजनेसमैन को अप्रूवल देने से पहले आप असेसमेंट कर लो कि डैमेज कितना हो सकता है और प्रिकॉशंस ले लो सारी। क्लियर? तो एनवायरमेंटल एक्टिविस्ट क्या चाहते हैं? स्ट्रॉन्ग एनवायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट की नोटिफिकेशन हो, स्ट्रॉन्ग प्रो एनवायरमेंट हो। बिजनेसमैन चाहते हैं प्रो इकोनॉमी हो, और इन्हीं दोनों के इंटरेस्ट के बीच में गवर्नमेंट घूमती रहती है। ठीक है, 2006 की जो नोटिफिकेशन थी ना, वैसे तो एनवायरमेंटल एक्टिविस्ट कहते हैं कि वो भी इतनी सही नहीं थी, बट बिजनेसमैन कहते हैं कि 2006 की जो नोटिफिकेशन थी ना, उसमें गवर्नमेंट ने साइड दे दी थी इनकी। गवर्नमेंट हैड टूक साइड्स विद एनवायरमेंटल एक्टिविस्ट, और बहुत सारे प्रोजेक्ट्स को एनवायरमेंटल क्लियरेंस ही नहीं दी। बहुत सारे, उस समय ना 2006 की नोटिफिकेशन, कांग्रेस का जब टाइम था, उस समय एनवायरमेंट मिनिस्टर थी जयंती नटराजन। ठीक है, तो बिजनेसमैन ने यह कह दिया था कि जयंती नटराजन जानबूझ के एनवायरमेंटल क्लियरेंस दे नहीं रही है और बहुत सारे कमर्शियल प्रोजेक्ट्स स्टक हैं, उन्हें क्लियरेंस नहीं मिल रही, वो चल नहीं रहे, और इसी वजह से इंडिया की इकोनॉमी खराब हो रही है। बिजनेसमैन ने तो एक टर्म भी दे दिया था उस जमाने में, जयंती टैक्स कह दिया था कि एक तरह से आप पूरी इकोनॉमी पे टैक्स लगा रहे हो, ये एनवायरमेंटल एक्टिविज्म के नाम पे आप इकोनॉमी को बढ़ने ही नहीं दे रहे। तो 2006 के बाद की जो नोटिफिकेशन है ना, बिजनेसमैन कहते हैं कि आपने इनकी साइड दे दी एनवायरमेंटल एक्टिविस्ट की, और बिजनेस बढ़ने नहीं दिया। एनवायरमेंटल एक्टिविस्ट पता क्या कहते हैं? एनवायरमेंटल एक्टिविस्ट कहते हैं गवर्नमेंट ने इतनी भी हमारी साइड नहीं दी थी, बहुत सारे एनवायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट की रिपोर्ट्स फॉल्स हैं, फैब्रिकेटेड हैं, और बहुत और प्रॉब्लम्स हैं। बट बिजनेसमैन कहते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ानी चाहिए। ठीक है, अब नई रेजीम आ गई है, और इस नई रेजीम जो बीजेपी की नई रेजीम है, इसके अपने ही चैलेंजेस हैं। और वो चैलेंजेस क्या हैं? वेल, एक तो पहले इकोनॉमी कम चल रही थी, ऊपर से कोरोना वायरस पैंडेमिक आ गया, उस वजह से इकोनॉमी का और बुरा हाल हो गया। तो अब करंट जो गवर्नमेंट है उसकी प्रायोरिटी नंबर 1 क्या है? कि इकोनॉमी को बूस्ट मिले। इसीलिए गवर्नमेंट चाहती है कि नई एनवायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट की नोटिफिकेशन आई जाए, और उस नई एनवायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट की नोटिफिकेशन के साथ गवर्नमेंट अब इनका साथ देना चाहती है। अब एनवायरमेंटल एक्टिविस्ट कह रहे हैं कि अब ये करंट गवर्नमेंट है, ये इनका साथ दे रही है। ये जो करंट गवर्नमेंट है, इसने बोला है हम प्रोजेक्ट्स को एक्सपीडिएंट बनाना चाहते हैं, मतलब एनवायरमेंटल क्लियरेंस फटाफट से हो जाए, कोई ड्यू डिलिजेंस ना हो, फटाफट से प्रोजेक्ट स्टार्ट हो जाए। राइट? तो कंट्रोवर्सी यही है। एनवायरमेंटल एक्टिविस्ट कह रहे हैं कि इकोनॉमी के चक्कर में आप परमानेंट एनवायरमेंट को डैमेज कर दोगे। बिजनेसमैन कह रहे हैं नाउ मोर देन एवर इकोनॉमी को बचाना बहुत ज्यादा जरूरी है, और गवर्नमेंट इनकी बात से कन्विंस्ड है, और प्रॉब्लम ही यही चल रही है। तो ये जो ड्राफ्ट नोटिफिकेशन आई है ना, इसमें बहुत सारे ऐसे कंटेंशियस प्रोविजंस हैं ऐसे कंट्रोवर्शियल प्रोविजंस हैं जिससे लगता है कि गवर्नमेंट इनकी साइड दे रही है, बिजनेसमैन की। अब वो कंट्रोवर्शियल प्रोविजंस क्या है? कुछ कंट्रोवर्शियल प्रोविजंस तो हमने पॉलिटी की EIA वाली न्यूज में हमने कवर कर लिया था, पॉलिटी की करंट अफेयर्स वीडियो में कवर कर लिया था। कुछ हम अभी देख लेते हैं।
ठीक है, कंटेंशियस एस्पेक्ट्स ऑफ ड्राफ्ट EIA नोटिफिकेशन। सबसे पहले द 2020 ड्राफ्ट फर्दर इंक्रीजेस पॉलिटिकल एंड ब्यूरोक्रेटिक स्ट्रॉन्ग होल्ड। अच्छा, जो बिजनेसमैन है ना, वो पता क्या कहते थे, वो ये कहते थे कि गवर्नमेंट क्या कर रही है, गवर्नमेंट ना बहुत ज्यादा रेड टेपिज्म बढ़ा रही है। रेड टेपिज्म मतलब ब्यूरोक्रेटिक कंट्रोल बढ़ा रही है। इसी वजह से एनवायरमेंटल क्लियरेंस ना जल्दी नहीं मिलती और इसी वजह से प्रोजेक्ट्स रुके रह जाते हैं। ठीक है, गवर्नमेंट एनवायरमेंटल क्लियरेंस नहीं दे रही। अब बहुत सारे लोग पता क्या कह रहे हैं, बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि ये जो ड्राफ्ट नोटिफिकेशन है, इसमें भी गवर्नमेंट कोई रेड टेप कम नहीं कर रही है, गवर्नमेंट अपना होल्ड बढ़ा रही है। इनफैक्ट बस ये लग ऐसा रहा है कि ये प्रो बिजनेस है, तो बहुत सारे लोग ऐसा भी बोल रहे हैं। द 2020 ड्राफ्ट फर्दर increases political and bureaucratic stronghold while limiting public engagement in safeguarding the environment. Public consultation जो होती है ना environment impact assessment में, उसको कम कर रहे हैं और गवर्नमेंट अपना होल्ड बढ़ा रही है। गवर्नमेंट अपना होल्ड कैसे बढ़ा रही है, कैसे बढ़ा रही है वो देखते हैं। well, जैसा कि आप जानते हो कि जो नेशनल सिक्योरिटी प्रोजेक्ट्स होते हैं ना, उनको एनवायरमेंट इंपैक्ट असेसमेंट नहीं करवानी पड़ती, उन्हें फटाफट से क्लियरेंस मिल जाती है क्योंकि वो नेशनल सिक्योरिटी प्रोजेक्ट्स हैं, वो स्ट्रेटेजिक प्रोजेक्ट्स हैं। अगर स्ट्रेटेजिक प्रोजेक्ट्स भी फंसे रहे, मान लो चाइना बॉर्डर पे हमें अच्छी सी एक रोड बनानी है ताकि हमारे ट्रूप्स फटाफट से चाइना बॉर्डर पे जा सके अगर कल को लड़ाई हो जाए। अब मान लो वो जो रोड बनानी है वो एनवायरमेंटल क्लियरेंस में फंसी हुई है, तो हम तो चाइना से हार जाएंगे, राइट? इसीलिए स्ट्रेटेजिक प्रोजेक्ट्स को गवर्नमेंट कहती है कि उनको कोई एनवायरमेंट इंपैक्ट असेसमेंट नहीं करानी, उन्हें फटाफट से क्लियरेंस मिल जाएगी। ठीक है, सो व्हाइल प्रोजेक्ट्स कंसर्निंग नेशनल सिक्योरिटी एंड डिफेंस आर नेचुरली कंसिडर्ड स्ट्रेटेजिक, पर इस नोटिफिकेशन में गवर्नमेंट ने पता है क्या दिया? इस नोटिफिकेशन में गवर्नमेंट ने कह दिया कि ना सिर्फ नेशनल सिक्योरिटी और डिफेंस प्रोजेक्ट्स को हम स्ट्रेटेजिक कहते हैं, हमारी मर्जी, हम जब चाहें किसी प्रोजेक्ट को स्ट्रेटेजिक कहते हैं, और जब हम किसी प्रोजेक्ट को स्ट्रेटेजिक कह देंगे क्या होगा, उसको EIA करवाने की जरूरत ही नहीं, उसको एनवायरमेंट इंपैक्ट असेसमेंट करवाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ये सबसे बड़ा लूप होल है, सबसे बड़ा कंट्रोवर्शियल प्रोविजन है कि गवर्नमेंट किसी की भी एनवायरमेंट इंपैक्ट असेसमेंट खारिज कर सकती है उसे स्ट्रेटेजिक कह के। ठीक है, द गवर्नमेंट गेट्स टू डिसाइड ऑन द स्ट्रेटेजिक टैग फॉर अदर प्रोजेक्ट। ये सबसे कंट्रोवर्शियल है कि किसी भी और प्रोजेक्ट को स्ट्रेटेजिक कह सकती है गवर्नमेंट। ठीक है, द ड्राफ्ट क्लियरली सेज दैट नो इंफॉर्मेशन ऑन सच प्रोजेक्ट्स, सच मतलब स्ट्रेटेजिक प्रोजेक्ट्स, शैल बी प्लेस्ड इन द पब्लिक डोमेन। तो जो स्ट्रेटेजिक प्रोजेक्ट्स होंगे उनकी कोई इंफॉर्मेशन पब्लिक डोमेन में नहीं होगी। वेल, नेशनल सिक्योरिटी के पर्सपेक्टिव से तो ये समझ आता है, जो नेशनल सिक्योरिटी के प्रोजेक्ट्स हैं उनकी इंफॉर्मेशन पब्लिक डोमेन में होनी भी नहीं चाहिए, एनिमी को पता चल जाएगी। बट बाकी किसी भी प्रोजेक्ट के भी आप पब्लिक डोमेन में नहीं डालोगे, उनकी EIA नहीं करवाओगे, तो आप एनवायरनमेंट को डैमेज ही दे रहे हो। मेक सेंस? और प्रोविजंस देख लेते हैं। अच्छा, अ लॉन्ग लिस्ट ऑफ प्रोजेक्ट्स आर ऑल्सो एग्जेम्प्ट फ्रॉम पब्लिक कंसल्टेशन फेज। अगर आपने पिछली वीडियो देखी है, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, तो हर एनवायरमेंट इंपैक्ट असेसमेंट में एक पब्लिक कंसल्टेशन फेज होता है जिसमें आप पब्लिक के कमेंट्स इनवाइट करते हो। तो गवर्नमेंट ने कह दिया कि कुछ और ऐसे प्रोजेक्ट्स है, गवर्नमेंट ने एक प्रोजेक्ट्स की लिस्ट प्रोवाइड करी है जिसमें बोला है कि उनकी एनवायरमेंट इंपैक्ट असेसमेंट में पब्लिक कंसल्टेशन रिक्वायर्ड नहीं है। तो गवर्नमेंट हैज प्रोवाइडेड अ लिस्ट ऑफ प्रोजेक्ट्स व्हिच डू नॉट रिक्वायर पब्लिक कंसल्टेशन फेज। ठीक है, फॉर एग्जांपल लीनियर प्रोजेक्ट्स सच एज रोड्स एंड पाइपलाइंस इन बॉर्डर एरियाज विल नॉट रिक्वायर एनी पब्लिक हियरिंग। तो बॉर्डर एरिया में जो रोड प्रोजेक्ट हैं, पाइपलाइंस बिछाने के प्रोजेक्ट हैं, उनको पब्लिक कंसल्टेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है। ये एक एग्जांपल दिया हुआ। लीनियर प्रोजेक्ट्स मतलब जो लंबे प्रोजेक्ट्स हैं, मतलब एक लाइन में चलते हैं, लीनियर प्रोजेक्ट्स। ठीक है, अब इसमें प्रॉब्लम पता है क्या है? बॉर्डर की डेफिनेशन क्या है? जो लाइन ऑफ कंट्रोल या लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है ना, उसके 100 किलोमीटर अंदर तक जो भी एरिया है वो बॉर्डर एरिया ही कहलाएगा। ठीक है, तो वो सारे प्रोजेक्ट्स एग्जेम्प्ट होंगे, जबकि कई ऐसे बॉर्डर एरियाज हैं जहां से ये जो रोड और प्रोजेक्ट्स निकलेंगे ये कई वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरीज, कई नेशनल पार्क्स में से काटेंगे, कई फॉरेस्ट एरिया को काटेंगे ये लीनियर प्रोजेक्ट्स। फिर भी इनको एग्जेम्प्ट करा हुआ है कि आपको एनवायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट में पब्लिक कंसल्टेशन नहीं करवाने की जरूरत है। ऑलराइट, चलिए, सम अदर प्रोजेक्ट्स आर एग्जेम्प्ट फ्रॉम प्रायर क्लियरेंस। और प्रोजेक्ट्स को भी आपने क्लियरेंस लेने से बोल दिया कि इनको क्लियरेंस लेने की जरूरत नहीं है, प्रायर क्लियरेंस लेने की जरूरत नहीं है, या प्रोजेक्ट बिना क्लियरेंस के स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे इनलैंड वाटरवे प्रोजेक्ट हो गया, एक्सपेंशन एंड वाइडनिंग ऑफ नेशनल हाईवे। ये जो मिनिस्टर ऑफ रोड मिनिस्ट्री के जो है हमारे नितिन गडकरी, उनके पेट प्रोजेक्ट्स हैं कि जो नेशनल हाईवेज है उन्हें वाइड करना। अब नेशनल हाईवे अगर फॉरेस्ट में से निकल रहा है और उससे आप वाइड करते हो तो वो और पेड़ काटेगा, पर उसके लिए आपको
क्लियरेंस लेने की जरूरत नहीं है, EIA करवाने की जरूरत नहीं है। इनलैंड वाटरवेज जो होंगे उनके लिए जरूरत नहीं है। The draft provides for ex post facto clearance. Now, ex post facto clearance आपको याद होना चाहिए, पॉलिटी में ही हमने कवर करा है, ठीक है। तो मैं आपको एक काम दे देता हूं। ex post facto clearance क्या है, प्लीज राइट डाउन इन यूट्यूब कॉमेंट सेक्शन बिलो, ठीक है। जो भी आपको डेफिनेशन लगती है अपने वर्ड्स में लिखना, विकिपीडिया से मत चेपना, ठीक है। अपने वर्ड्स में लिखना एक्स पोस्ट फैक्टो क्लियरेंस का मतलब क्या होता है और कमेंट सेक्शन में जरूर लिखो, ओके। चलिए, प्रोजेक्ट्स ऑपरेटिंग इन वायलेशन ऑफ ईपीए विल नाउ बी एबल टू अप्लाई फॉर क्लियरेंस, ठीक है। तो एक्स पोस्ट फैक्टो क्लियरेंस वाला पॉइंट है ये, आप लिखो कमेंट सेक्शन में। फॉर एक्स पोस्ट फैक्टो क्लियरेंस all a violator needs now are 2 plans for remediation and resource augmentation corresponding, ये जो पूरा पॉइंट है, corresponding to 1.5 to 2 times the ecological damage assessed and economic benefit derived due to violation। ये पूरा पॉइंट आपको समझ आ जाएगा if you know what ex post facto clearance means, all right। so first of all write down or remember the definition of ex post facto clearance, और उसके बाद ये पॉइंट्स पढ़ना, आपको समझ आ जाएगा क्या प्रॉब्लम है, ठीक है। अच्छा, एक और मुद्दा है और ये सबसे बड़ा, काफी बड़ा मुद्दा है। वो मुद्दा ये है, नाउ डेटा फ्रॉम ओनली 1 सीजन कैन बी यूज्ड एज बेसलाइन फॉर प्रोजेक्ट्स, ठीक है। सेक्शन 13 क्लॉज 2 इस नोटिफिकेशन का कुछ कहता है। अब पता क्या होता है, आपको ना अगर चेक करना है, एनवायरमेंट इंपैक्ट असेसमेंट करनी है। फॉर एग्जांपल मैं ना एक रिवर वैली है, वहां पे कोई कमर्शियल प्रोजेक्ट चलाना चाहता हूं। अब मेरे को एनवायरमेंट क्लियरेंस लेने के लिए मुझे एनवायरमेंट इंपैक्ट असेसमेंट करवानी पड़ेगी। अब एनवायरमेंट इंपैक्ट असेसमेंट क्या होता है कि जब मैंने प्रोजेक्ट नहीं बनाया था उस रिवर वैली में, तो उस रिवर वैली की एनवायरमेंट की क्या कंडीशंस थी, और मेरे प्रोजेक्ट बनाने के बाद इस रिवर वैली की क्या कंडीशन हो जाएगी, कितना पोल्यूशन होगा, कितना वाटर पोल्यूशन होगा, कितना एयर पोल्यूशन होगा, कितना फॉरेस्ट कवर कम हो जाएगा, एनवायरमेंट डैमेज होएगा, वगैरह वगैरह। तो एनवायरमेंट इंपैक्ट असेसमेंट में क्या होता है, मेरे प्रोजेक्ट लाने से पहले क्या सिचुएशन थी, मेरे प्रोजेक्ट लाने के बाद क्या सिचुएशन हो जाएगी एनवायरमेंट की, राइट। नाउ इन्होंने ना इस रिपोर्टिंग को भी डाइल्यूट कर दिया। इन्होंने कहा है अभी नई नोटिफिकेशन में कि अगर आपको प्रोजेक्ट लाने से पहले का डेटा निकालना है ना, जो प्रोजेक्ट लाने से पहले का डेटा होता है, आप किसी भी एक सीजन का डेटा लाके रख दो और उसे बेसलाइन डेटा बना सकते हो। बेसलाइन डेटा का मतलब कि ये प्रोजेक्ट लाने से पहले का एनवायरमेंटल डेटा है, प्रोजेक्ट लाने के बाद का डेटा कुछ और है। तो बेसलाइन होगा प्रोजेक्ट लाने से पहले का। तो इस नोटिफिकेशन ने कहा है कि आप किसी भी एक सीजन को, समर सीजन, विंटर सीजन, मॉनसून सीजन, किसी एक सीजन के डेटा को आप उठा के बेसलाइन बना सकते हो ना। इसमें बहुत सारे एनवायरमेंटल एक्टिविस्ट प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं। वो कह रहे हैं ये गलत है। पहले क्या होता था, पहले ये होता था कि आपको सारे सीजन्स का डेटा लाना पड़ता था। अब आप ना सिर्फ किसी एक सीजन को चूज कर लोगे और उसको बेसलाइन बना दोगे। नाउ दिस इज बड़ा कंट्रोवर्शियल एंड दिस इज एक तरह से आप ना जानबूझ के वो सीजन चूज कर लोगे जिसमें पोल्यूशन बहुत कम है या जिसमें पोल्यूशन बहुत ज्यादा है। अपने हिसाब से सीजन चूज करोगे ताकि आपके एनवायरमेंट का जो इंपैक्ट है आपके प्रोजेक्ट का वो ज्यादा ना दिखे, राइट। तो इसीलिए गवर्नमेंट ने अलाउ कर दिया कि आप किसी एक सीजन को चूज कर लो। जबकि आपकी जो इंडस्ट्री है, आपका जो प्रोजेक्ट है, वो ऑल ईयर राउंड काम कर रहा है, पूरे साल काम कर रहा है। या तो आपका प्रोजेक्ट अगर समर सीजन में ही काम कर रहा होता, ठीक है, जैसे ये सैंड माइनिंग वगैरह होती है, क्रशर्स वगैरह होते हैं, तो आप समर सीजन का ही डेटा उठा लो, बेसलाइन बना लो। पर अगर आपका प्रोजेक्ट पूरे साल चलेगा तो सिर्फ समर सीजन का क्यों करना है, राइट। ये चीज है। तो सेक्शन 13 क्लॉज 2 सेज बेसलाइन डेटा शैल बी कलेक्टेड फॉर 1 सीजन, एक ही सीजन चाहिए, अदर देन मॉनसून। वो सीजन मॉनसून नहीं होना चाहिए। फॉर EIA रिपोर्ट विद रिस्पेक्ट टू ऑल प्रोजेक्ट्स अदर देन रिवर वैली प्रोजेक्ट्स। सारे प्रोजेक्ट्स के लिए आप एक ही सीजन को चूज कर सकते हो, और रिवर वैली के लिए आपको सारे सीजन्स चूज करने पड़ेंगे। ऑलराइट, चलो फटाफट से देख लेते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का इस पे क्या कहना है। वेल, अभी तक ये जो नई नोटिफिकेशन आई है इस पे सुप्रीम कोर्ट में केस नहीं गया है, बट सुप्रीम कोर्ट ने पहले कई जजमेंट्स दी हुई हैं जिसमें इन कंट्रोवर्शियल प्रोविजंस जो इस नई नोटिफिकेशन में है उस पे कुछ बातें कही हैं। अभी 2020 के ही 1 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट दी थी जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि एक्स पोस्ट फैक्टो एनवायरमेंटल क्लियरेंस इज कॉन्ट्ररी टू द लॉ। कौन सा लॉ? EPA ही, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट। सुप्रीम कोर्ट ने 1 अप्रैल को ये नोटिफिकेशन आने से पहले ही कह दिया था कि जो एक्स पोस्ट फैक्टो क्लियरेंस की, एनवायरमेंट क्लियरेंस की प्रक्रिया है ना, ये कॉन्ट्ररी टू लॉ है, ये इलीगल है, लॉ नहीं अलाउ करता।
अब समझ नहीं आ रहा है कि गवर्नमेंट ने एक्स पोस्ट फैक्टो क्लियरेंस का जो प्रोविजन डाल दिया है ये कोर्ट में कैसे रहेगा। कोई भी इंसान इस नोटिफिकेशन को कोर्ट में डाल सकता है और सुप्रीम कोर्ट ने ऑलरेडी जजमेंट दी हुई है। तो देयर आर पीपल हु आर सेइंग कि ये जो नई नोटिफिकेशन है ये कोर्ट ही इसे खारिज कर देगा, सुप्रीम कोर्ट, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ऑलरेडी जजमेंट दे चुका है। सुप्रीम कोर्ट ने एक और लाइन बोली थी, एंड दिस लाइन इज इंपॉर्टेंट, एनवायरमेंटल लॉ कैन नॉट काउंटेनेंस द नोशन ऑफ एन एक्स पोस्ट फैक्टो क्लियरेंस। वो कहते हैं एक्स पोस्ट फैक्टो क्लियरेंस एनवायरमेंटल लॉ, कहीं का भी एनवायरमेंटल लॉ नहीं सह सकता। दिस वुड बी कॉन्ट्ररी टू बोथ द प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल। अगर आप एक्स पोस्ट फैक्टो क्लियरेंस देते हो तो आप प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल की वायलेशन कर रहे हो। ये वर्ड इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखना और इसे अपने मेंस के आंसर में जरूर यूज करना। जब भी एनवायरमेंटल लॉ रिलेटेड आंसर्स लिख रहे हो तो ऑलवेज राइट अबाउट प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल। एंड अगेन व्हाट इज प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल? Environmental damage is irreversible. That is why you have to take all the precautions beforehand. राइट? सो सुप्रीम कोर्ट कहता है कि ये जो क्लियरेंस है एक्स पोस्ट फैक्टो ये प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल के भी खिलाफ है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के भी खिलाफ है। ऑलराइट, ये कहता है सुप्रीम कोर्ट, और इसीलिए पीपल आर सेइंग कि ये जो ड्राफ्ट नोटिफिकेशन है दिस वोंट स्टैंड द टेस्ट ऑफ सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। ऑलराइट, तो इसी के साथ हमारा खत्म होता है एनवायरमेंट इंपैक्ट असेसमेंट की न्यूज। अब हम आ जाते हैं अपने थर्ड टॉपिक पे, जिसका नाम है इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स वर्सेस गोवा वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी। हुआ क्या है कि गोवा के अंदर ना गोवा और नॉर्थ कर्नाटका को कनेक्ट करने के लिए 3 मेजर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स आपने चलाए हैं। प्रॉब्लम क्या आ रही है कि वो जो 3 मेजर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स है ना वो वेस्टर्न घाट्स को काटेंगे बीच में से। अब वेस्टर्न घाट्स ना इकोलॉजिकली सेंसिटिव एरिया है, प्लस वेस्टर्न घाट्स को आपने यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लेयर करा हुआ है। नेचुरल साइट है ये जिसमें बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी है एनिमल्स की, प्लांट्स वगैरह की। इसी वेस्टर्न घाट्स में बहुत सारे नेशनल पार्क्स हैं, वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरीज हैं और टाइगर रिजर्व्स वगैरह भी हैं। नाउ वेस्टर्न घाट्स क्योंकि इकोलॉजिकली सेंसिटिव एरिया है इसीलिए बहुत सारे एनवायरमेंटल एक्टिविस्ट कह रहे हैं कि ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स हैं जो गोवा और नॉर्थ कर्नाटका को कनेक्ट करेंगे ये एनवायरमेंट को डैमेज क्रिएट करेंगे, एनवायरमेंट पे डैमेज करेंगे। राइट, अब हम ये देख लेते हैं ये जो 3 इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स है जिनकी बात मतलब चल रही है जो एनवायरमेंट को डैमेज कर सकते हैं, वेस्टर्न घाट्स को डैमेज कर सकते हैं, ये 3 प्रोजेक्ट्स हैं क्या? ये 3 प्रोजेक्ट से हमें इकोनॉमिक एडवांटेज क्या होगा और एनवायरमेंटल नुकसान क्या होगा वो सारा हम डिस्कस करेंगे। तो एक एक करके ये तीनों प्रोजेक्ट्स हम देख लेंगे। ऑलराइट, चलिए पहले तो ये हेडलाइन पढ़ लेते हैं, बिल्कुल इस आर्टिकल में आई थी। अच्छा हाँ, बाय द वे आई फॉरगॉट, ये आर्टिकल आया था इंडियन एक्सप्रेस की एक्सप्लेन्ड सीरीज में। अगेन 120-year-old रेल ट्रैक एट हार्ट ऑफ ग्रीन अलार्म इन गोवा वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी। वो जो 3 इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स है ना उसमें से एक प्रोजेक्ट है रेल प्रोजेक्ट ही है। ठीक है, रेलवे ट्रैक को ना वाइड कर रहे हैं। क्लियर? तो इसीलिए हेडलाइन ऐसी है, बट ये पूरे आर्टिकल ने तीनों इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स डिस्कस करे हैं। नाउ इसी आर्टिकल की स्टार्टिंग में क्या लिखा हुआ है? एनवायरमेंटलिस्ट ऑन गोवा स्टेट वाइल्ड लाइफ बोर्ड, Goa State Wildlife Board have raised concerns over clearances granted at the state and central level to 3 infrastructure projects. ठीक है, ये 3 इंफ्रास्ट्रक्चर जो प्रोजेक्ट्स हैं इनको नेशनल लेवल पे भी क्लियरेंस मिली है, स्टेट लेवल पे भी क्लियरेंस मिली है और इस पे एतराज जताया है गोवा स्टेट वाइल्ड लाइफ बोर्ड ने। ठीक है, नाउ दीज 3 इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स आर कटिंग वेस्टर्न घाट्स ईस्ट ऑफ गोवा इनटू 3 लार्ज फ्रैगमेंट्स। तो जो वेस्टर्न घाट्स हैं ये गोवा के ईस्टर्न साइड पे आती है। जैसा आप जानते हो गोवा इज फेमस फॉर इट्स बीचेस, तो गोवा तो कोस्टल प्लेन्स में होगा, गोवा की ईस्टर्न साइड पे आपका होगा वेस्टर्न घाट्स। तो गोवा के ईस्टर्न साइड पे है वेस्टर्न घाट्स और फिर उसके बाद आता है आपका कर्नाटका, नॉर्थ कर्नाटका। ऑलराइट, तो गोवा और नॉर्थ कर्नाटका को कनेक्ट करने के लिए आपने वेस्टर्न घाट्स को 3 पार्ट्स में काट दिया है। Clear? Into 3 large fragments, erasing 170,000, close to 170,000 hectares of forest land. अच्छा, इन जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स हैं इससे इतना फॉरेस्ट लैंड आपका खत्म हो जाएगा और ये फॉरेस्ट लैंड आपका प्रोटेक्टेड एरिया में था। प्लस इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए, इन प्रोजेक्ट्स को कंप्लीट करने के लिए आप कम से कम इतने पेड़ काटोगे, लीडिंग टू द एक्सिंग ऑफ एट लीस्ट 37,000 ट्रीज। ठीक है, तो इससे क्या हो रहा है? एक तो आपको फॉरेस्ट लैंड जो प्रोटेक्टेड एरिया, इकोलॉजिकली सेंसिटिव एरिया में, नेशनल पार्क्स, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में फॉरेस्ट एरिया है, एक तो आपको उसे हटाना पड़ रहा है।
राइट दूसरा, आपको इतने पेड़ काटने पड़ रहे हैं, इसीलिए एनवायरमेंटल एक्टिविस्ट दुखी हैं। नाउ अब हम आ जाते हैं उस स्टेज पे जब हम एक एक प्रोजेक्ट को इंडिविजुअली स्टडी करेंगे। जो जो प्रोजेक्ट है, जैसे रेलवे का प्रोजेक्ट होगा, नेशनल हाईवे का प्रोजेक्ट होगा, ये जो 3 इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है, इंडिविजुअली देखते हैं इन्हें, इंडिविजुअली देखेंगे कि इससे बेनिफिट क्या होगा और एनवायरमेंट को नुकसान क्या होगा। ऑलराइट, तो सबसे पहला जो प्रोजेक्ट है वो है डबलिंग ऑफ रेल ट्रैक। एक्चुअली क्या है कि आपका ना गोवा में एक पोर्ट सिटी है, गोवा में एक जगह है, और नॉर्थ कर्नाटका में ना एक शहर है जहां पे, जिस शहर के आसपास बहुत सारे आयरन ओर माइंस हैं। अब कई बार क्या होता है, जो कंपनीज है ना नॉर्थ कर्नाटका में काम कर रही हैं, वो आयरन ओर की माइनिंग करते हैं। वो चाहती हैं कि वो आयरन ओर की माइनिंग करके उसे फटाफट से पोर्ट तक पहुंचा दें ताकि वहां से वो उसे एक्सपोर्ट कर सके। क्लियर? तो नॉर्थ कर्नाटका से गोवा ट्रैवल करके लेके जाया जाता है आयरन ओर, और वहां से एक्सपोर्ट करा जाता है। नाउ वो जो आयरन ओर नॉर्थ कर्नाटका से गोवा पहुंचाया जाता है, वो एक रेलवे ट्रैक के थ्रू पहुंचाया जाता है। ठीक है? नाउ जो गवर्नमेंट है वो क्या डिसाइड कर रही है, वो जो रेलवे ट्रैक है ना जो गोवा और नॉर्थ कर्नाटका को कनेक्ट करता है वेस्टर्न घाट्स के थ्रू, उसे और वाइड करना है ताकि ज्यादा से ज्यादा ट्रेन चले, ज्यादा बड़ी ट्रेन चले, ज्यादा आयरन ओर ट्रांसपोर्ट हो। ऑलराइट, सो डबलिंग ऑफ रेल ट्रैक बिटवीन नॉर्थ कर्नाटका एंड गोवा। अब इससे बेनिफिट्स क्या होंगे, हमें क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं? टेम्पररी इंप्लॉयमेंट टू इतने 1,46,000 पीपल। ठीक है? साउथ वेस्टर्न रेलवे से डबल ट्रैकिंग विल हेल्प ट्रांसपोर्ट ऑफ ओर एंड कोल। डबल ट्रैकिंग होगी तो ज्यादा आयरन ओर और कोल ट्रांसपोर्ट होगा, इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ेगी ना देश में, एक्सपोर्ट बढ़ेंगे। इंप्रूव टूरिज्म पोटेंशियल फॉर होसपेट एंड गोवा। होसपेट इज अ प्लेस इन कर्नाटका एंड गोवा तो पता ही है। अच्छा, सारी दुनिया गोवा टूरिज्म के लिए तो जाती है, तो नॉर्थ कर्नाटका के लोग भी जाएंगे। अच्छा, वाइडनिंग ऑफ रेल ट्रैक्स की वजह से इजी भी हो जाएगा लोगों के लिए ट्रांसपोर्ट, तो ज्यादा से ज्यादा गोवा में टूरिज्म बढ़ेगा। देन कनेक्टिविटी टू कोस्टल रीजन, यस, विद इंटीरियर रीजन्स ऑफ कर्नाटका। तो कोस्टल एरिया में है गोवा और कर्नाटका का जो इंटीरियर है वेस्टर्न घाट्स के उस साइड पे, उनके बीच में कनेक्टिविटी है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगी, इंप्लॉयमेंट जनरेट होगी टू उत्तर कनाडा, बेलगावी, ये सारी कर्नाटका की प्लेसेस है। बेलगावी हो गया, उत्तर कनाडा हो गया, हुबाली, धारवाड़, बल्लारी। अच्छा, ये सारे माइनिंग टाउन्स हैं, यहां ओर माइनिंग होती है। एंड अदर नॉर्दर्न डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ गोवा। ठीक है, एक तो ये, एंड स्मूथ मूवमेंट ऑफ माइनिंग ओर फ्रॉम बल्लारी टू पोर्ट। बल्लारी है माइनिंग टाउन इन कर्नाटका और पोर्ट हो गया अपना गोवा। ठीक है, तो ये इकोनॉमिक्स के लिए ही, इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए ही, ज्यादा से ज्यादा लॉजिस्टिक सर्विसेज इजी हो जाए, ज्यादा से ज्यादा सामान एक्सपोर्ट किया जा सके और टूरिज्म को भी फायदा हो जाए और एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट हो जाए, इसके लिए डबलिंग की जा रही है। ठीक है, अब बिकॉज ये एनवायरमेंट को थोड़ा सा इंपैक्ट करेगा, इसीलिए इसके प्रोजेक्ट डेवलपर्स ने पता है क्या डिसाइड करा? इसके प्रोजेक्ट डेवलपर्स ने कहा कि एनवायरमेंट को बचाने के लिए भी हम कुछ स्टेप्स लेंगे। हम ये इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट करेंगे पर एनवायरमेंट को बचाने के लिए भी हम कुछ स्टेप्स ले लेंगे। उन्होंने क्या स्टेप्स लिए हैं? उन्हें हम कहते हैं मिटिगेशन मेजर्स। ठीक है, तो इस ट्रैक को बनाने वालों ने क्या करा है? 8 अंडरपासेस फॉर एनिमल पैसेज। तो ये जो रेलवे लाइन होगी, इसके नीचे से एनिमल पैसेज के लिए आपने बना दिया जगह, ताकि एनिमल्स क्लियरली पास कर सके, रेलवे ट्रैक के थ्रू पास ना करे, अंडरपासेस से पास कर दें। ठीक है, रेलवे ट्रैक से पास करेंगे तो काफी डेथ्स हो सकती हैं, तो इसलिए आपने 8 अंडरपासेस बना दिए एनिमल पैसेज के लिए। गेट इन टनल दैट कैन बी ओपन थ्रू मैकेनिकल इलेक्ट्रॉनिकली कंट्रोल्ड स्विचेस। ठीक है, बिफोर ट्रेन अराइवल, so that wild animals are not trapped। ये आप नोट्स में सही पढ़ लेना, it's not that, it's just trivial information। ऑब्जेक्शंस क्या आ रही है एनवायरमेंटल एक्टिविस्ट की तरफ से? वो कह रहे हैं देयर हैज बीन डाइवर्जन ऑफ 128 हेक्टेयर्स ऑफ लैंड इन वेस्टर्न घाट्स, इकोलॉजिकली सेंसिटिव एरिया। वेस्टर्न घाट्स इकोलॉजिकली सेंसिटिव एरिया है, वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, और वहां से आप इतना लैंड डाइवर्ट कर रहे हो। होना नहीं चाहिए ऐसा, आप सारी की सारी जो बायोडाइवर्सिटी उसे नुकसान पहुंचाओगे। यूनेस्को हेरिटेज साइट, नो मेंशन ऑफ टाइगर कॉरिडोर। टाइगर्स के क्रॉस करने के लिए आपने कोई कॉरिडोर नहीं बनाया, है ना? टाइगर्स भी सीमलेस पास कर सके, रेलवे ट्रैक के ऊपर से ना जाएं, तो आपने कोई टाइगर कॉरिडोर का मेंशन नहीं डाला। लोकल एक्सटेंशन ऑफ स्पीसीज एंडेमिक टू वेस्टर्न घाट्स के बारे में कुछ नहीं कहा। आपने अपनी एनवायरमेंट इंपैक्ट असेसमेंट में यह नहीं बोला है कि इससे, आपके इस प्रोजेक्ट से, कुछ लोकल स्पीशीज दैट आर एंडेमिक। एंडेमिक मतलब ये सिर्फ वेस्टर्न घाट्स में ही पाई जाती है और कहीं नहीं पाई जाती, उनको क्या नुकसान हो रहा है वो आपने मेंशन नहीं करा। इसीलिए एनवायरमेंटल एक्टिविस्ट ये कह रहे हैं।
ठीक है, तो ये हो गया प्रोजेक्ट नंबर 1। चलिए नेक्स्ट प्रोजेक्ट जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है, कंट्रोवर्शियल है, वो है 4 लेनिंग ऑफ एग्जिस्टिंग 12 किलोमीटर स्ट्रेच ऑफ 4 लेनिंग ऑफ एग्जिस्टिंग 12 किलोमीटर स्ट्रेच ऑफ NH4A। तो जो नेशनल हाईवे 4A है उसकी 4 लेनिंग करनी है। तो उसके लिए आप क्या कर रहे हो, एग्जिस्टिंग जो नेशनल हाईवे उसे और वाइड करना है। और वाइड करोगे तो आसपास की और लैंड चाहिए होगी। अब आसपास की जो और लैंड है वो फॉरेस्टेड एरिया है, राइट। चलो बेनिफिट्स देख लेते हैं क्या है नेशनल हाईवे 4A के। लिंकेज बिटवीन नेशनल हाईवे 4A एंड 17 कनेक्टिंग पानाजी टू बेलगावी। पानाजी तो आपको पता है कैपिटल ऑफ गोवा, बेलगावी इज अ टाउन इन या सिटी इन नॉर्थ कर्नाटका, ठीक है। तो एक तो लिंकेज बढ़ जाएगी हाईवे के थ्रू भी, रेलवे के थ्रू तो लिंकेज हमने देख ली, हाईवे के थ्रू भी लिंकेज बढ़ जाएगी नॉर्थ कर्नाटका और गोवा के बीच में। देन फ्यूअर रोड एक्सीडेंट्स ड्यू टू इंक्रीज कैपेसिटी। रोड एक्सीडेंट कब होता है, जब रोड्स नैरो होती हैं। अब रोड्स वाइड हो जाएंगी तो कम होंगे, ज्यादा स्पेस होगा। एस्टिमेटेड सेविंग ऑफ फ्यूल वर्थ ऑफ रुपीज इतने करोड़ पर ईयर, 272 करोड़ पर ईयर। अगर आपके रोड्स पे ट्रैफिक ज्यादा है तो आपकी गाड़ी ज्यादा टाइम तक चलती है, अगर ट्रैफिक कम है तो आप जल्दी पहुंच जाते हो। अब ज्यादा अगर गाड़ी आपकी ज्यादा देर चलेगी तो उससे क्या होगा, फ्यूल ही वेस्ट हो रहा है। तो इसकी वाइडनिंग की वजह से आपका फ्यूल भी बचेगा। कंट्री की टोटल सेविंग्स कितनी हो जाएंगी, 272 करोड़ पर ईयर, ठीक है। गोवा पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट सेज द प्रोजेक्ट विल क्रिएट 3 लाख जॉब्स, टेम्पररी जॉब्स बनेंगी, and lead to establishment of small, medium and large scale industries due to better transport facilities and regional economic development। कनेक्टिविटी होने की वजह से आसपास के जो छोटे छोटे बिजनेसेस हैं उनके लिए भी मार्केट एक्सपैंड हो जाएगी, वो अपनी मार्केट तक जा सकते हैं, सप्लायर से डिलीवरी लेके आ सकते हैं। तो वहां आसपास की जो इस नेशनल हाईवे के आसपास की जो MSME इंडस्ट्री है उन्हें फायदा होगा। अच्छा, इस प्रोजेक्ट ने मिटिगेशन मेजर्स क्या लिए हुए हैं एनवायरमेंट को बचाने के लिए? कंस्ट्रक्शन ऑफ अ रबल वॉल अक्रॉस कॉन्टोर लाइंस टू अवॉइड सॉइल इरोजन, ठीक है। जहां से वो है आपकी रोड जा रही है उसके साइड पे आपने रबल वॉल्स बना दी ताकि सॉइल इरोजन ना हो। वाइल्ड लाइफ क्रॉसिंग के लिए आपने अंडरपास बना दिए हैं, ठीक है। साइनेज टू अलाउ वाइल्ड एनिमल्स ऑन प्रायोरिटी, बोर्ड्स एट एंट्री पॉइंट्स टू कॉशन व्हीकल्स। अच्छा, आपने क्या कर दिया, साइंस वगैरह लगा दिए कि यहां से धीरे चलाओ, यहां पे जैसे डियर क्रॉस कर सकता है या शेर क्रॉस कर सकता है वगैरह वगैरह। और लोगों की एंट्री भी थोड़ी सी कंस्ट्रिक्ट कर दिया आपने, लोगों को जो गाड़ी चलाएंगे वहां पे कॉशन दे दी है, ठीक है। नाउ ऑब्जेक्शंस क्या है? दिस विल फ्रैगमेंट वाइल्ड लाइफ रेफ्यूज। वाइल्ड लाइफ अब फ्रैगमेंट हो जाएगी। पहले उनके पास इतना बड़ा हैबिटेट था, अब उसी हैबिटेट में से आपने रोड निकाल दी तो फ्रैगमेंट हो गया। फेलिंग ऑफ 1200 स्पीसीज ऑफ ट्रीज। अच्छा, इतने ट्रीज मारे जाएंगे मतलब काटे जाएंगे, इतनी स्पीसीज का लॉस हो रहा है। विल ऑल्टर प्लांट कम्युनिटीज एंड इरोड प्लांट डाइवर्सिटी, ठीक है। तो इतने आपको प्रोजेक्ट, ये जो प्रोजेक्ट है वाइड करने के चक्कर में आप इतने ट्रीज गिराओगे और इन ट्रीज को गिराने की वजह से क्या हो जाएगा, वेल बायोडाइवर्सिटी का नुकसान तो होएगा ही। देन दिस विल प्रमोट वीड्स एंड एक्सोटिक स्पीसीज, मतलब जो वहां की स्पीशीज है वो खत्म हो जाएगी और एक्सोटिक स्पीशीज है जो इतनी माइनॉरिटी में है या आसपास के एरियाज में पाई जाती है, वेस्टर्न घाट्स में नहीं पाई जाती, उनकी ग्रोथ बढ़ जाएगी। तो उस पूरे वेस्टर्न घाट रीजन की ना, जहां से ये प्रोजेक्ट निकल रहा है, बायोडाइवर्सिटी चेंज हो जाएगी, ठीक है। दैट आउटकम नेटिव प्लांट्स, ठीक है, विल प्रमोट वीड्स एंड एक्सोटिक स्पीशीज दैट आउट कंपीट नेटिव प्लांट्स एंड ऑल्टर एनिमल यूज, ठीक है। विल शिफ्ट एनिमल कॉरिडोर्स ड्यू टू नॉइज पोल्यूशन। एनिमल्स उस जगह से पास होना बंद हो जाएंगे, क्यों? क्योंकि गाड़ियां निकलती हैं तो नॉइज पोल्यूशन है। एनिमल्स को साइलेंस पसंद है ना, जंगल की ईरी साइलेंस, राइट। एनिमल्स को तो वही ठीक लगती है। वहां से अब गाड़ियां जा रही हैं, हॉर्न जा रहा है, तो एनिमल्स के लिए थोड़ा और एरिया कम हो जाएगा। रोड तो उनका एरिया नहीं है, उसके आसपास का भी नॉइज पोल्यूशन की वजह से एनिमल्स जाएंगे नहीं। चेंज ज्योग्राफी ड्यू टू लैंडस्लाइड्स एंड सॉइल इरोजन। अच्छा हाँ, अगर आप मतलब रोड वगैरह निकाल रहे हो, ज्योग्राफी से टिंकर कर रहे हो, तो वहां पे ज्योग्राफी भी अपना इफेक्ट दिखाएगी। सॉइल इरोजन वगैरह होने की वजह से वेस्टर्न घाट्स रीजन में लैंडस्लाइड्स बढ़ जाएंगी, राइट। सॉइल इरोजन ना हो तो सॉइल पक्का रहेगा, लैंडस्लाइड नहीं होगी, पर इरोजन होएगी तो लैंडस्लाइड्स होने के भी चांसेस हैं, ऑलराइट। और थर्ड फटाफट से हम देख लेते हैं, 10 किलोमीटर ऑफ पावर ट्रांसमिशन लाइन फ्रॉम संगोड टू कर्नाटका बॉर्डर। गोवा में जगह है संगोड, वहां से कर्नाटका बॉर्डर तक आप वो जो इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन की लाइंस होती है ना, वो लगा रहे हो, ठीक है, तारें बिछा रहे हो एक तरह से। उसके लिए आपको जगह चाहिए, ठीक है, 10 किलोमीटर तक की आपको तारें बिछानी है। नाउ प्रोजेक्ट क्या है?
10 किलोमीटर पावर ट्रांसमिशन लाइन फ्रॉम संगोड इन गोवा टू कर्नाटका बॉर्डर, ठीक है, इतना 11 हेक्टेयर्स ऑफ फॉरेस्ट लैंड इन प्रोटेक्टेड एरिया आपको चाहिए। देन बेनिफिट क्या होगा, एडिशनल 400 किलोवाट फीड फ्रॉम कर्नाटका टू मीट गोवाज पीक इलेक्ट्रिसिटी डिमांड। आप कर्नाटका बॉर्डर तक ये इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन लाइन लेके जा रहे हो, कर्नाटका से इलेक्ट्रिसिटी अब आप गोवा ट्रांसमिट कर सकते हो। गोवा में अगर इलेक्ट्रिसिटी पीक डेफिसिट है, मतलब गोवा में इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड ज्यादा है, सप्लाई कम है, तो आप कर्नाटका से ले सकते हो, क्योंकि अब कर्नाटका बॉर्डर तक आपने पावर लाइनें बिछा दी हैं, ठीक है। अकॉर्डिंग टू खैर मिटिगेशन मेजर्स इन्होंने क्या लिए हैं, इंस्टॉल टावर्स इन अ वे दैट मिनिमम ट्रीज आर फेल्ड। आपने वो जो टावर्स हैं ट्रांसमिशन लाइंस के लिए, जो खंबे होते हैं, वो ऐसे बिछाए हैं कि कम से कम ट्रीज का नुकसान हो, ठीक है। एंड इंस्टॉलेशन शुड नॉट हैव एडवर्स इंपैक्ट ऑन वाइल्ड लाइफ हैबिटेट। कह रहे हैं कि इससे सबसे कम होगा, रोड प्रोजेक्ट से ज्यादा नुकसान होगा वाइल्ड लाइफ को, रेलवे प्रोजेक्ट से होगा, पर इससे इतना नहीं होगा। बट एनवायरमेंटल एक्टिविस्ट क्या कहते हैं, उनके भी ऑब्जेक्शन है। वो कहते हैं हाई टेंशन वायर्स होंगी तो बर्ड्स को नुकसान है, कई बार बर्ड्स फ्लाई करते करते उन्हें हाई टेंशन वायर ना दिखें, वो फंस जाएं इलेक्ट्रिक शॉक वगैरह से, ठीक है। और एग्जाम्पल भी हैं, ईगल्स, रैप्टर्स, हॉर्नबिल्स वगैरह वगैरह यहां पे दिया हुआ है। अगर आपको इसमें विजिबल नहीं है तो नोट्स आपको जो मिल जाएंगे आप उसमें पढ़ सकते हो। लिखा जो है वो मैं रीड कर देता हूं कि लार्ज बर्ड्स लाइक रैप्टर्स, हॉर्नबिल्स, फ्लाई, ये सारे को नुकसान होगा। देन फेलिंग ऑफ एंडेमिक ट्रीज, 4139 एंडेमिक ट्रीज जो हैं उनको गिरा रहे हो आप। एंडेमिक का मतलब क्या था, जो उसी जगह के नेटिव हैं, ऑलराइट। देन एनवायरमेंट इंपैक्ट असेसमेंट नॉट स्क्रूटनाइज्ड बाय स्टेट वाइल्ड लाइफ बोर्ड, अच्छे से EIA भी नहीं हुई है, ठीक है। फॉरेस्ट स्ट्रेचेस होस्ट टू वेरियस एंडेमिक स्पीशीज, वही चीजें रिपीट हो रही हैं। मोटे मोटे तौर पे इन ऑब्जेक्शंस का सार क्या है कि इतने ट्रीज आप गिरा रहे हो, इतने ट्रीज जो वहां की इंपॉर्टेंट स्पीशीज ऑफ ट्रीज है वो गिरा रहे हो आप, एंडेमिक ट्रीज को गिरा रहे हो, वाइल्ड लाइफ बायोडाइवर्सिटी आप ऑल्टर कर रहे हो, और ये सारी चीजें कर रहे हो आप, जिसकी वजह से वेस्टर्न घाट्स जो इकोलॉजिकली सेंसिटिव एरिया है और यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है उसको नुकसान पहुंच रहा है। ये एनवायरमेंटल एक्टिविस्ट का दावा है। ऑलराइट, अब हम डिस्कस करते हैं लास्ट 2 आर्टिकल्स जो डाउन टू अर्थ मैगजीन में आए हैं। अब ये जो दोनों आर्टिकल्स हैं ना, ये दोनों कनेक्टेड हैं, दोनों आपस में रिलेटेड हैं, और मैं ये चाहूंगा कि आप ये दोनों आर्टिकल्स एज इट इज पढ़ो। एंड बिकॉज ऑफ दैट रीजन मैंने एज इट इज जो जो आर्टिकल में लिखा हुआ था वो सारा आपके नोट्स में डाला हुआ है, ठीक है। तो आपको इस वीडियो के साथ जो नोट्स मिलेंगे उसमें जो लास्ट 2 आर्टिकल्स की डिस्कशन है जो अभी हम करने जा रहे हैं उसमें एज इट इज आर्टिकल मैंने डाला हुआ है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, आपको ये आर्टिकल एज इट इज पढ़ने हैं, एज इट इज आर्टिकल पढ़ने हैं, ठीक है। हम क्या करेंगे, हम इस वीडियो में इन दोनों आर्टिकल्स की ब्रीफ एक डिस्कशन करेंगे। मैं आपको कॉन्टेक्स्ट समझा दूंगा और वो चीजें आपको बता दूंगा जो आपको आर्टिकल पढ़ने में हेल्प करेगी। बट आई वुड वांट दैट यू रीड दीज आर्टिकल्स एज इट इज। इस आर्टिकल में से मेंस का क्वेश्चन तो शायद पक्का बनेगा, मेंस में जो इस साल मेंस होगा और जो अगले साल भी हो सकता है, क्योंकि ये रेलेवेंट है अगले साल के लिए भी। तो ये जो क्वेश्चंस इन दोनों आर्टिकल्स में से बन सकते हैं, चांसेस हैं कि यूपीएससी उसमें से पूछ ले। तो इस आर्टिकल में जो वर्ड्स यूज किए गए हैं, जो टर्मिनोलॉजीज यूज किए गए हैं, वो एज इट इज आप अपने मेंस के आंसर में डाल सकते हो। प्लस प्रीलिम्स का एक आधा क्वेश्चन भी बन सकता है, बट ये दोनों आर्टिकल ज्यादातर इंपॉर्टेंट है मेंस के पर्सपेक्टिव से, ऑलराइट। प्लस आज की वीडियो के एंड में जो मैं आपको क्वेश्चंस लिखने को दूंगा ना, जो मेंस के क्वेश्चंस दूंगा, उसमें भी इन दोनों आर्टिकल से आपको डिटेल्स याद होनी चाहिए, तभी आप अच्छे से अटेम्प्ट कर पाओगे। सो इसीलिए ये दोनों आर्टिकल्स आपने पढ़ने हैं। प्लस मैं पहले ही बता दूं, ये दोनों आर्टिकल्स कनेक्टेड है और मैं इन्हें एक साथ डिस्कस करूंगा अभी, क्लियर। अब ये दोनों आर्टिकल्स कौन से हैं? एक तो आर्टिकल आया था डाउन टू अर्थ मैगजीन में, सोलर पावर टैरिफ हिट्स रिकॉर्ड लो, स्पार्क्स वरी अबाउट कोल्स फ्यूचर। पता ये चला है कि सोलर इलेक्ट्रिसिटी के प्राइसेस बहुत ज्यादा कम आ चुके हैं, तो उससे रिलेटेड आर्टिकल है। और ये सोलर इलेक्ट्रिसिटी के प्राइसेस कम आने की वजह से जो कोल पावर्ड थर्मल पावर प्लांट्स हैं उनका क्या फ्यूचर है वो डिस्कस करा है। और इसी से कनेक्टेड एक और आर्टिकल है which is also quite important. Countries move away from coal even as India moves towards it. इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए जितनी भी बड़ी बड़ी कंट्रीज हैं वो कोल से हटती जा रही हैं और रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ जाती जा रही हैं, सोलर विंड की जगह। बट इंडिया ऑन दी अदर हैंड क्या कर रहा है? इंडिया, और इस आर्टिकल में एक्चुअली इंडिया की नेबरिंग कंट्रीज पाकिस्तान, बांग्लादेश के बारे में भी बात करी हुई है। तो ये तीनों कंट्रीज क्या कर रही हैं? ये कोल से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए कैपेसिटी बढ़ाते जा रहे हैं। जितनी भी बाकी कंट्रीज हैं वो कोल प्लांट्स जितने भी हैं जो थर्मल
पावर प्लांट्स है, कोल प्लांट्स मतलब थर्मल पावर प्लांट्स, बाकी कंट्रीज अपने थर्मल पावर प्लांट्स बंद करते जा रहे हैं, इंडिया नए नए खोलता जा रहा है, राइट? अब ये प्रॉब्लमैटिक चीज है, पर ये जो आर्टिकल है ये सोलर वाले आर्टिकल से कनेक्टेड है। वो कैसे, चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। अच्छा, आपको पता है जितने भी लोग इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं ना, जैसे जितने भी इलेक्ट्रिसिटी जनरेटर्स हैं, जितनी भी कंपनीज हैं जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करती हैं, वो अपनी प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी आगे बेचती हैं। अब वो किसको बेचती हैं? वो बेचती हैं डिस्कॉम्स को। डिस्कॉम्स ये ना इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज होती हैं, जनरली ये स्टेट ओन्ड होती हैं, मतलब गवर्नमेंट ओन्ड कंपनीज है, जिनका काम पता है क्या है? जिनका काम है जो लोग इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रहे हैं उनसे इलेक्ट्रिसिटी परचेज करना और आगे कंज्यूमर्स को देना। कंज्यूमर्स यानी कि हम लोग, इंडस्ट्रीज वगैरह वगैरह, ठीक है? तो डिस्कॉम्स का काम क्या होता है? प्रोड्यूसर या जनरेटर से लेना, ठीक है, और आगे कंज्यूमर को देना। क्लियर? नाउ ये डिस्कॉम्स ना किस प्राइस पे इलेक्ट्रिसिटी लेते हैं? जितने भी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने वाले हैं उनसे ये किस प्राइस पे इलेक्ट्रिसिटी परचेज करते हैं? वेल, उसके लिए ना ये डिस्कॉम्स पता क्या करते हैं? जितने भी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूसर्स हैं ना उनसे बिडिंग करवाते हैं। जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूसर सबसे कम बिडिंग करता है उससे ये इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कोई सोलर पावर प्लांट जो चला रहा है, सोलर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रहा है, वो कहता है कि वो एक डिस्कॉम को कहता है कि मैं 10 किलोवाट पर आवर के रेट पे, 10 रुपीज पर किलोवाट आवर के रेट पे आपको इलेक्ट्रिसिटी दे रहा हूं। और दूसरा एक विंड पावर जनरेट करने वाला है, वो कहता है कि मैं आपको 15 रुपीज पर किलोवाट आवर के हिसाब से इलेक्ट्रिसिटी दूंगा। तो ये डिस्कॉम क्या करेगा? ये सोलर वाले को चूज कर लेगा। तो डिस्कॉम्स क्या करते हैं? जो जिनसे इलेक्ट्रिसिटी ये खरीदते हैं ना, जनरेटर से, इलेक्ट्रिसिटी जनरेटर से, उनको बोल देते हैं कि आप ना बिडिंग दो, जिसकी लोएस्ट बिड होगी, यानी कि जो सबसे सस्ते में देने को तैयार होगा, उससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर लेंगे, परचेज कर लेंगे। ठीक है, ये करते हैं। तो अभी रिसेंटली ना इलेक्ट्रिसिटी, ये डिस्कॉम्स ने कुछ बिडिंग करवाई थी, ठीक है। उस बिडिंग में उन्होंने पता है क्या पाया? कि जो सोलर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने वाले हैं ना, उन्होंने अपने रेट बहुत कम कर दिए। इससे आइडिया क्या लगा है कि इंडिया में ना सोलर के रेट, सोलर पावर के, सोलर इलेक्ट्रिसिटी के रेट बहुत कम होते जा रहे हैं। ठीक है, यही आर्टिकल है, ये जो पिछला आर्टिकल था यही आर्टिकल है। सोलर पावर टैरिफ हिट्स रिकॉर्ड लो। सोलर पावर टैरिफ बहुत ज्यादा कम होते जा रहे हैं। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट विंड के भी जो टैरिफ्स है, विंड पावर के टैरिफ, वो भी कम होते जा रहे हैं, पर सोलर कुछ ज्यादा ही तेजी से कम हो रहा है। अब हाल ये हो चुका है, रिकॉर्ड लो पे जा चुका है। अब हाल ये हो चुका है कि कोल से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करना महंगा पड़ रहा है, सोलर से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करना सस्ता पड़ रहा है। अगर ये डिस्कॉम सोलर इलेक्ट्रिसिटी परचेज करते हैं तो इनको सस्ता पड़ता है। अगर ये थर्मल पावर प्लांट से इलेक्ट्रिसिटी परचेज करते हैं तो इनको महंगा पड़ता है। और ये सिचुएशन सिर्फ इंडिया में नहीं है, वर्ल्ड ओवर चल रही है। पूरे वर्ल्ड में सोलर पावर के टैरिफ्स कम होते जा रहे हैं, विंड पावर के टैरिफ्स कम होते जा रहे हैं। ठीक है, रिन्यूएबल एनर्जी के टैरिफ्स कम होते जा रहे हैं और थर्मल पावर प्लांट्स के टैरिफ्स वहीं के वहीं ज्यादा हैं। क्लियर? तो ये बात बताइए इस आर्टिकल ने। क्लियर? आपने इस आर्टिकल को एज इट इज पढ़ना है, इसमें जो डिटेल्स होंगी वो आंसर्स में काम आएंगी। अब इसी फैक्ट से रिलेटेड के सोलर के टैरिफ कम होते जा रहे हैं, आ जाता है हमारा नेक्स्ट आर्टिकल। अब नेक्स्ट आर्टिकल पता क्या कहता है? कहता है सोलर पावर टैरिफ वर्ल्ड ओवर कम होते जा रहे हैं। सोलर इलेक्ट्रिसिटी इज नाउ चीपर देन कोल। सोलर इलेक्ट्रिसिटी इज नाउ चीपर देन थर्मल इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, तो इसीलिए पूरे वर्ल्ड में अब क्या मुहिम चल रही है? पूरे वर्ल्ड में यह मुहिम चल रही है कि मोस्टली कंट्रीज, बड़ी बड़ी डेवलप्ड कंट्रीज, कोल प्लांट्स बंद करते जा रहे हैं, थर्मल पावर प्लांट्स बंद करते जा रहे हैं और नए सोलर पावर प्लांट्स बनाते जा रहे हैं, नए विंड पावर प्लांट्स बनाते जा रहे हैं। ठीक है, विंड फार्म्स या सोलर पावर फार्म्स। ठीक है, तो कंट्रीज जितनी भी है ना बड़ी बड़ी, दे आर इन्वेस्टिंग मोर इन रिन्यूएबल एनर्जी एंड दे आर एक्चुअली गिविंग अप देयर कैपेसिटी फॉर थर्मल पावर। ठीक है, अब पूरा वर्ल्ड एक डायरेक्शन में जा रहा है, रिन्यूएबल्स की डायरेक्शन में जा रहा है। इंडिया उल्टी डायरेक्शन में जा रहा है। कंट्रीज मूव अवे फ्रॉम कोल इवन एज इंडिया मूव्स टुवर्ड्स इट। अभी रिसेंटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने
एक न्यूज आई थी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सैंक्शन करे हैं और नए कोल पावर प्लांट्स और नए थर्मल पावर प्लांट्स। दुनिया से न्यूज आ रही है कि ये पावर प्लांट बंद हो गया जी, फलाना एरिजोना में, एक यूएसए की न्यूज है, अगर एरिजोना में एक पावर प्लांट, थर्मल पावर प्लांट बंद हो गया। जापान से न्यूज आती है कि ये थर्मल पावर प्लांट बंद हो गया, ठीक है। वहां से न्यूज ये आ रही है, इंडिया से आ रही है कि यहां नया थर्मल पावर प्लांट बनने वाला है, यहां एक और जगह बन जाएगा, अब झारखंड में बनने वाला है थर्मल पावर प्लांट। तो इंडिया थर्मल पावर प्लांट की कैपेसिटी बढ़ाई जा रहा है, जबकि इंडिया में भी सोलर पावर के टैरिफ्स कम है और पूरा वर्ल्ड थर्मल पावर प्लांट की कैपेसिटी कम करता जा रहा है, इंडिया बढ़ाते जा रहा है, ठीक है। अब ये प्रॉब्लमैटिक सी सिचुएशन है, इंडिया को ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर पूरा डेवलप्ड वर्ल्ड रिन्यूएबल्स की तरफ जा रहा है, क्योंकि रिन्यूएबल्स अब इकोनॉमिकली वायबल भी हो गया। पहले दुनिया रिन्यूएबल्स की तरफ नहीं जाती थी, क्यों नहीं जाती थी? क्योंकि कोल से इलेक्ट्रिसिटी चीप पड़ती थी और सोलर से महंगी पड़ती थी। बट अब ना टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो गई है कि सोलर से इलेक्ट्रिसिटी चीप हो गई है और कोल की अब ज्यादा महंगी है। फिर क्यों इंडिया ऐसे कर रहा है? फिर क्यों इंडिया थर्मल की तरफ जा रहा है? राइट उसका हल्का सा रीजन आपको इस आर्टिकल में मिलेगा, सो डू रीड दिस आर्टिकल आउट। अच्छा, ये आर्टिकल एक और चीज बोलता है, ये आर्टिकल बोलता है कि सिर्फ इंडिया ही इसमें इन्वॉल्व नहीं है, इंडिया की नेबरिंग कंट्रीज, सार्क कंट्रीज जो हैं, ये पूरे सार्क की प्रॉब्लम है। अगर हम जापान की बात करें तो जापान जा रहा है रिन्यूएबल की तरफ, स्पेन की बात करें, स्पेन रिन्यूएबल की तरफ जा रहा है, यानी कि पूरी यूरोपियन यूनियन तो वैसे ही बहुत ज्यादा एनवायरमेंटली कॉन्शियस है। इवन यूएसए, जिसने पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट से बैकआउट कर लिया था, वो भी ज्यादा से ज्यादा रिन्यूएबल की तरफ जा रहा है, बिकॉज यूएसए को भी अब इकोनॉमिक सेंस लग रही है। यूएसए को भी लग रहा है भाई रिन्यूएबल में बचेगा पैसा, ज्यादा सस्ता पड़ता है, तो इवन यूएसए भी उस डायरेक्शन में जा रहा है। लेकिन इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश उल्टी डायरेक्शन में जा रहे हैं। पाकिस्तान और बांग्लादेश की स्टोरी थोड़ी अलग है, इंडिया की अलग है। इंडिया तो चलो नए प्रोजेक्ट सैंक्शन कर रहा है ना, पाकिस्तान की स्टोरी थोड़ी अलग है। पाकिस्तान में जो कोल पावर प्लांट्स है ना, थर्मल पावर प्लांट्स, वो बन रहे हैं वाया चाइनीज इन्वेस्टमेंट। हो क्या रहा है, जो सीपेक नहीं है आपका, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, सीपेक के अंडर ही ना चाइना पाकिस्तान को लोन्स प्रोवाइड कर रहा है, जिन लोन्स के तहत थर्मल पावर प्लांट्स बनाए जा रहे हैं। अब पाकिस्तान में ना बहुत सारे थर्मल पावर प्लांट्स बनाए जा चुके हैं थ्रू चाइनीज इन्वेस्टमेंट। अब पाकिस्तान को अभी प्रॉब्लम पता है क्या फेस करनी पड़ रही है? पाकिस्तान के जितने भी थर्मल पावर प्लांट्स हैं ना, पाकिस्तान उन्हें अच्छे से यूज ही नहीं कर पा रहा है। मतलब पाकिस्तान इज अंडर यूटिलाइजिंग इट्स कैपेसिटी फॉर थर्मल पावर प्लांट्स। पाकिस्तान के पास कोल पावर प्लांट ज्यादा है, पर पूरी तरह उन्हें यूज नहीं कर पा रहा है। अब उससे पाकिस्तान को और नुकसान क्या हो जाता है? एक तो उन्होंने बनवा ज्यादा लिए, यूज पूरा कर नहीं पा रहे हैं। दूसरा, उन्हें बनाने के लिए चाइना से लोन भी तो लिया था, और चाइना से जो लोन लिया था ना, चाइना जनरली जो लोन देता है वो बहुत ज्यादा इंटरेस्ट रेट पे देता है। अब चाइना से पाकिस्तान पे बहुत ज्यादा डेट चढ़ा हुआ है, और जिस चीज के लिए डेट चढ़वाया था वो अच्छे से यूज भी नहीं कर रहे। तो पाकिस्तान, बिकॉज पाकिस्तान इज अ पार्ट ऑफ सीपेक, पाकिस्तान ने इन्वेस्टमेंट तो बहुत ज्यादा करवा ली कोल प्लांट्स में, रिन्यूएबल्स में इतनी नहीं करवाई जितनी थर्मल पावर प्लांट्स में करवा ली, और उस चक्कर से पाकिस्तान पे इकोनॉमिक डैमेज भी हो रहा है, इकोनॉमिक प्रॉब्लम भी हो रही है, क्योंकि डेट बढ़ता जा रहा है। अच्छा, सिमिलर सी सिचुएशन ना बांग्लादेश के साथ है, बस वहां पे चाइना एंगल इतना स्ट्रांग नहीं है। बांग्लादेश में भी बांग्लादेश ने खुद से बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट करी हुई है थर्मल पावर प्लांट्स में, और बांग्लादेश की जो कैपेसिटी यूटिलाइजेशन है, यानी कि जितने पावर प्लांट्स उसने बनाए हैं उसको फुल कैपेसिटी पे यूज नहीं कर पा रहा है बांग्लादेश। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट अंडर यूटिलाइज कर पा रहा है बांग्लादेश, राइट? तो यही न्यूज दी हुई है इन दोनों आर्टिकल्स में। आपने, अगेन आई एम रिपीटिंग दिस, ठीक है, मैं मतलब बिकॉज आई एम फोकसिंग मोर ऑन रिपीटिंग दिस, व्हाई? बिकॉज दीज टू आर्टिकल्स आर इंपॉर्टेंट, डाउन टू अर्थ मैगजीन इंपॉर्टेंट है। दोनों आर्टिकल्स आपने पढ़ने, और उसके बाद अभी जो क्वेश्चंस आने वाले हैं, जो मैं आपको क्वेश्चंस देने वाला हूं मेंस के और प्रीलिम्स के, उनके लिए उन आंसर्स में आपने इन्हीं का ही मटेरियल यूज करना है, कोशिश करना कि ये मटेरियल भी यूज कर पाओ आप। ऑलराइट, तो इसी के साथ हमारे खत्म होते हैं सारे के सारे करंट अफेयर्स फॉर दिस वीक। चलिए, नाउ लेट्स डिस्कस द क्वेश्चंस यू विल बी गिवन फॉर योर मेंस आंसर राइटिंग प्रैक्टिस। ऑलराइट, तो दो क्वेश्चंस मैं आपको दूंगा, आपने दोनों का आंसर, यू शुड राइट द आंसर ऑफ दीज टू क्वेश्चंस इन द कमेंट सेक्शन बिलो। ऑलराइट, प्लीज इसका आंसर लिखना जरूर, क्योंकि इससे आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी मेंस के लिए भी, और आंसर राइटिंग से एक और फायदा होता है, आपको पूरा टॉपिक ना होलिस्टिकली समझ आ जाता है। आप चेक कर सकते हो कि आपको समझ आया या नहीं, आपको सारे एस्पेक्ट्स उसके पता हैं या नहीं। ऑलराइट, तो पहला क्वेश्चन जो मैं आपको दूंगा वो ये होगा, x
ex post facto clearance given to infrastructure projects. Ex post facto clearance given to infrastructure projects is in contravention, यानी contrary है to environmental law. Alright? So मैं दोबारा रिपीट करता हूं. Ex post facto clearance given to infrastructure projects is in contravention to environmental law. हम डिस्कस कर चुके हैं आज के वीडियो में. Alright? आपने आंसर क्या लिखना है? Comment in the light of the recent Supreme Court judgment. सुप्रीम कोर्ट ने रिसेंटली एक्स पोस्ट फैक्टो क्लियरेंस पे कोई जजमेंट दी है, उसी की लाइट में, उसी के कॉन्टेक्स्ट में, उसी के संदर्भ में आपने एक्सप्लेन करना है इन 200 वर्ड्स, 150 वर्ड्स कर लेते हैं. इन 150 वर्ड्स यू हैव टू एक्सप्लेन व्हाई एक्स पोस्ट फैक्टो क्लियरेंस इज कॉन्ट्ररी टू एनवायरमेंटल लॉ. ऑलराइट? कमेंट का मतलब है यू हैव टू गिव योर ओन ओपिनियन. ठीक है, सब्जेक्टिव राइटिंग है ये. ठीक है, तो दिस इज क्वेश्चन नंबर 1. क्वेश्चन नंबर 2 क्या होगा? टेक्निकल एंड इकोनॉमिक feasibility of solar power projects is the biggest constraint for expansion of solar energy in India. Critically analyze. मैं क्वेश्चन ब्रेक डाउन कर देता हूं. टेक्निकल एंड इकोनॉमिक feasibility का मतलब क्या है कि सोलर पावर प्रोजेक्ट्स टेक्निकली फीजिबल है, मतलब हमारे पास टेक्नोलॉजी ऐसी एग्जिस्ट करती है कि हम मास लेवल पे सोलर एनर्जी प्रोड्यूस कर सके, तो इसे हम टेक्निकल फीजिबिलिटी कहते हैं. टेक्निकल फीजिबिलिटी का मतलब टेक्निकली पॉसिबल है आपका प्रोजेक्ट. ठीक है. इकोनॉमिक फीजिबिलिटी का मतलब क्या होता है? इकोनॉमिक फीजिबिलिटी का मतलब होता है कि आपके लिए इकोनॉमिकल है या आपके लिए बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव पड़ रहा है. ठीक है, तो ये स्टेटमेंट कहती है कि टेक्निकल एंड इकोनॉमिक फीजिबिलिटी ऑफ सोलर पावर प्रोजेक्ट्स इज द बिगेस्ट कंस्ट्रेंट. मतलब सोलर पावर प्रोजेक्ट्स इंडिया में एक्सपैंड इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि ना तो वो टेक्निकली फीजिबल हैं इतने ज्यादा, ना वो इकोनॉमिकली ज्यादा सेंस बना रहे हैं. राइट? यही स्टेटमेंट का मतलब है. आई रिपीट इट अगेन. टेक्निकल एंड इकोनॉमिक फीजिबिलिटी ऑफ solar power projects is the biggest constraint for expansion of solar energy in India. ठीक है. नाउ डायरेक्टिव आपको क्या दिया हुआ है? क्रिटिकली एनालाइज. पहली बात तो अगर क्रिटिकली वर्ड आ गया है तो क्रिटिकली का मतलब है कि यू कैन डिसएग्री विद दिस स्टेटमेंट ऑल्सो. ठीक है. अब आपने इस स्टेटमेंट का क्रिटिसिज्म करना है, इसको क्रिटिकली देखना है और इसे एनालाइज करना है. तो क्रिटिकली एनालाइज का मतलब क्या होगा? यू लुक एट दिस स्टेटमेंट फ्रॉम अ क्रिटिकल पर्सपेक्टिव एंड देन यू विल एनालाइज द एंटायर स्टेटमेंट और अपना एनालिसिस नीचे लिख दोगे. आप एक्सप्लेन करोगे कि क्यों आपको लगता है ये स्टेटमेंट गलत है. आप एक्सप्लेन करोगे कि कौन से प्रूफ्स हैं आपके पास, कौन से आपके पास एविडेंसेस हैं या कौन से पॉइंट्स हैं आपके पास जो प्रूव करता है कि ये स्टेटमेंट गलत होगी. राइट? सो ये होगा क्रिटिकल एनालाइज का डायरेक्टिव. दोनों क्वेश्चंस के लिए आपकी वर्ड लिमिट है 150 वर्ड्स. ऑलराइट? अच्छा, अब से जो भी आप आंसर्स लिखोगे YouTube कमेंट सेक्शन में, उन्हें हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस भी करेंगे. या तो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे या व्हाट विल डू इज कि हम YouTube कमेंट सेक्शन में ही आपको रिप्लाई करेंगे कि आपका कौन सा आंसर का पॉइंट गलत था, कौन सा सही था. तो प्लीज मेक श्योर दैट यू रिप्लाई in comment section. Please make sure that you write the answers to these questions in the YouTube comment sections below. Alright, so that's it from my side, guys. These were environment related current affairs for the past week. I hope you understood the entire lecture. If you still have any doubts, then please write those doubts in the comment section below along with the answers to these questions. Alright, I'm eagerly waiting for your answers. So yeah, that's it from my side, guys. I'll see you next time with more stuff on environment. Thank you.